सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं सी ऋत्विक अतीजा और मैं लेकर आया हूं सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट टैक्सेशन की रिवीजन सीरीज। ये जो हमारी रिवीजन सीरीज रहेंगी ये रहेंगी एप्लीकेबल फॉर मई एंड सितंबर 2025 एज वेल एज फॉर जनवरी 2026 अटेम्प्ट। हमने सारे के सारे चैप्टर्स को एकदम 100% कवर किया है। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड व्यू में हम चले एकदम क्विकली एंड टू द पॉइंट हमने बात करी है एंड आपको साथ साथ रिलेवेंट एग्जाम्पल्स दिए। जो हमने नोट्स यूज करे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिख जाएगा, जाइए उस पर क्लिक करिए, साइन अप करिए एंड नोट्स आपको बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल करा दिए जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, रिवीजन वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद आपने क्या करना है, सारे के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लेना है एंड देन यू आर डन विद दिस टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स एंड टैक्स रेट से। हाँ जी, तो सबसे पहले हम देखेंगे टैक्सेशन का आखिर मीनिंग होता क्या है। तो देखो, टैक्स का मीनिंग क्या होता है। टैक्स होती है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी। टैक्स होती है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी। अगर आपको इंडिया में रहना है तो सर आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। टैक्स किसको दिया जाता है, हमारी गवर्नमेंट को दिया जाता है, ताकि गवर्नमेंट वो पैसा हमसे लेकर वापस हमारे ऊपर ही खर्च कर दे इन द फॉर्म ऑफ कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर। जैसे कि डिफेंस पे खर्चा करती है, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये सारे खर्चे हमारे ऊपर गवर्नमेंट करती है, हमसे ही टैक्स का पैसा लेते हैं और हमारे ऊपर ही कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर कर देती है। इंडिया में टोटल 2 तरह के टैक्सेस होते हैं। पहला होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमारा आता है इनकम टैक्स और एक होता है टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स। ये जो है टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स, ये हमारा एक्चुअली सीए फाइनल का है। आपने इसकी चिंता नहीं करनी, हमारे इंटर में सिर्फ इनकम टैक्स आएगा। दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में एक हमारा आता है जीएसटी और एक आता है हमारा कस्टम्स। अगेन यहाँ पर भी जो कस्टम्स है ये हमारा जाएगा हमारा सीए फाइनल पे। आपने पढ़ना है सिर्फ जीएसटी। जीएसटी आपको भावना मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब सर एक बात बताओ, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में आखिर फर्क होता क्या है। आओ एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले देखो, मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए। मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए। ये क्या करता है, एक जगह पर जॉब करता है और इसका जो एम्प्लॉयर है वो उसे 10 लाख रुपए की सैलरी पे करता है। तो मुझे एक बात बताओ, 10 लाख रुपए की जो उसने सैलरी पे करी, क्या वो उसकी इनकम है? द आंसर इज यस, एब्सोल्युटली वो उसकी इनकम है। अगर उस 10 लाख रुपए में से गवर्नमेंट उसे कहती है कि आपने 10 लाख रुपए की इनकम कमाई है, आप हमें डायरेक्टली 1 लाख रुपए पे कर दो इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स। तो एक बात बताओ, ये जो हमने 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स पे किया है, क्या ये डायरेक्ट टैक्स है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स है? द आंसर इज ये डायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि इस केस में गवर्नमेंट ने डायरेक्टली मिस्टर ए के ऊपर यहाँ पर टैक्स लगाया है। मिस्टर ए के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया और मिस्टर ए उस टैक्स का बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर पाया। इसे बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। और जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो कैलकुलेट किया जाता है मिस्टर ए की इनकम पे, या तो किसी पर्सन की इनकम पे या फिर उसकी वेल्थ पे। हमारे सिलेबस में सिर्फ इनकम टैक्स है। तो मिस्टर ए ने जब 10 लाख रुपए की इनकम कमाई तो उस 10 लाख रुपए के ऊपर 1 लाख रुपए का टैक्स कमाया गया, टैक्स कैलकुलेट किया गया। इसे बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। दूसरा हमारा एक एग्जांपल आता है। मान लो एक और पर्सन है मिस्टर बी। ये क्या करता है, एक शॉपकीपर के पास जाता है और उसे बोलता है कि मुझे 10,000 रुपए के कपड़े खरीदने। वो जब 10,000 रुपए के कपड़े खरीदता है तो शॉपकीपर उसे क्लोथ दे देता है और बदले में वो उसे 10,000 रुपीज की पेमेंट करता है। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट दोबारा आती है और कहती है शॉपकीपर को बोलती है कि आपने 10,000 रुपए की सप्लाई करी है, आप एक काम करो, अपनी सप्लाई में साथ में जीएसटी भी ऐड कर दो, साथ में जीएसटी भी चार्ज करो। गवर्नमेंट कहती है शॉपकीपर से, आपने 10,000 रुपए की सप्लाई करी, आप जीएसटी चार्ज करो और 10,000 के ऊपर जो आपने सप्लाई करी उस पर 12% के रेट पे, कपड़ों पे 12% का रेट लगता है, तो उस पर 12% के रेट से गवर्नमेंट को 1,200 रुपए दे दो। तो गवर्नमेंट को 1,200 रुपए देते हैं। शॉपकीपर जो है उससे 1,200 रुपए देने होते हैं, लेकिन वो क्या करता है, ये जो 1,200 रुपए का अमाउंट है ना, वो कस्टमर से रिकवर कर लेता है। कस्टमर ने अगर 10,000 रुपए पे करे तो साथ में उसको 1,200 रुपए का जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी पे करना पड़ता है। अब ये जो जीएसटी है ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोला? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स लगाया शॉपकीपर पे, लेकिन शॉपकीपर ने उसके बाद कस्टमर से रिकवर कर लिया और अल्टीमेटली जो टैक्स का बर्डन है वो कस्टमर के ऊपर आया। तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स पे क्या होता है, गवर्नमेंट ने शॉपकीपर पे टैक्स लगाया और इनडायरेक्टली अल्टीमेटली बर्डन शॉपकीपर ने कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स कैलकुलेट किया जाता है हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू पर। 10,000 के ऊपर हमने 12% के रेट से टैक्स कैलकुलेट किया। दूसरी बात जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स के केस में जो टैक्स का बर्डन होता है वो लगाया एक पर्सन के ऊपर जाता है, लेकिन वो पर्सन दूसरे अपने कस्टमर के ऊपर उस बर्डन को शिफ्ट कर देता है, इसे बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। और दोनों में एक बार देखते हैं कि डिफरेंस आखिर होता क्या है। डायरेक्ट टैक्स के केस में पर्सन पेज टैक्स फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। मिस्टर ए ने अपनी खुद की पॉकेट से टैक्स पे किया था। बर्डन ऑफ टैक्स जो था वो उस पर्सन के ऊपर लगाया जाता है, उसी पर्सन के ऊपर आता है जिसके ऊपर टैक्स को लगाया जाता है। बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड।
और तीसरी बात, डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इनकम या फिर वेल्थ ऑफ अ पर्सन के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। वैसे अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लगाया जाता है वो क्या करता है, अपने कस्टमर से टैक्स को अपने कस्टमर से टैक्स को कलेक्ट कर लेता है और आगे चलकर उससे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देता है। बर्डन ऑफ टैक्स जो होता है वो सबसे पहले आता है शॉपकीपर के ऊपर, लेकिन उसके बाद वो उसे शिफ्ट कर देता है अपने कस्टमर के ऊपर, यानी कि कस्टमर जो है ही इज द अल्टीमेट बियरर ऑफ टैक्स। और जो जीएसटी होता है वो कैलकुलेट किया जाता है प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, यानी कि उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे इनडायरेक्ट टैक्सेस को कैलकुलेट किया जाता है। हाँ तो सर एक बात बताओ कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास हमसे टैक्स कलेक्ट करने की पावर आखिर आती कहां से है? द आंसर इज, गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्ट करने की पावर आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल नंबर 265। ये आर्टिकल कहता है कि कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा अनलेस ऑथराइज्ड बाय लॉ। अगर लॉ में नहीं लिखा होगा तो कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है हमारा एक आर्टिकल नंबर 246 और उसका आता है सेवेंथ शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246। ये क्या कहता है, ये हमें 3 लिस्ट देता है। एक होती है लिस्ट 1, एक होती है लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 जो होती है उसका नाम होता है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 का नाम होता है स्टेट लिस्ट और लिस्ट 3 का नाम होता है कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 1 जो होती है यूनियन लिस्ट, इसमें ऐसे मैटर्स लिखे होते हैं जिसके ऊपर लॉ बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लिस्ट 2 में ऐसे मैटर्स लिखे जिसके ऊपर लॉ बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। और लिस्ट 3 में लिखे ऐसे मैटर जिसके ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज हमारी स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में बैठ के उसके ऊपर लॉ बनाती है। इनकम टैक्स कहाँ लिखा है? इनकम टैक्स हमारा लिखा है यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 पे लिखा है। इस एंट्री नंबर 82 पे लिखा है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है कि वो इनकम के ऊपर टैक्स लगाने की लॉ बना सकती है। ऑल इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी सभी इनकम के ऊपर अगर टैक्स लगाना है तो उसके ऊपर लॉ बनाने की जो पावर है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब बताओ सर एग्रीकल्चर इनकम का क्या? एग्रीकल्चर इनकम को कवर किया गया एंट्री नंबर 46 ऑफ द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट यानी कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर अगर टैक्स लगाना है तो उसकी पावर हमारे स्टेट के पास है, लेकिन आज तक किसी भी स्टेट ने एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाया है। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि हमें इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है तो क्या हम सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। हमें क्या करना है, इनकम टैक्स लॉ पढ़ने के लिए हमें इनकम टैक्स एक्ट भी देखना है, साथ में इनकम टैक्स के रूल्स भी देखने हैं, उसके एनुअल फाइनेंस एक्ट भी देखना है, सर्कुलर से नोटिफिकेशन भी देखने हैं और साथ में लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट भी देखने हैं। ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं केस लॉज, हम बोलते हैं केस लॉज। ये सारी चीजें हमने देखनी है, इसके बाद हम बोल सकते हैं कि हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, आपका जो सिलेबस है ना, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट, रूल्स और एनुअल फाइनेंस एक्ट पे आपने ध्यान देना है। ये दो चीजें, इसके ना आपको नंबर्स दे रखे होंगे, ये सब आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने कुछ चीजें समझनी है, याद कुछ नहीं करना। हमने ध्यान देना इनकम टैक्स एक्ट, रूल्स और एनुअल फाइनेंस एक्ट में, और हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। आओ एक एक करके समझते हैं कि ये सारी चीजें आखिर होती क्या है। सबसे पहले आता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये क्या होता है देखो, इनकम टैक्स एक्ट होता है हमारा मेन सोर्स ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। ये एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया पे फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 1962 लिखा है और ऊपर 1961 लिखा है, क्यों? इसका रीजन ये है कि जो हमारा इनकम टैक्स है इसमें असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट फॉलो होता है। जब ये एक्ट आया होगा तब हमारा प्रीवियस ईयर रहा होगा 1961-62, और जब ये एक्ट इफेक्टिव होगा तब हमारा जो असेसमेंट ईयर रहा होगा 1962-63। तभी ये वाला हमारा एक्ट 1 अप्रैल 1962 से इसको एप्लीकेबल किया गया। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट बताता है क्या? इनकम टैक्स एक्ट बताता है कि भाई टोटल इनकम कैलकुलेट करो, टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, असेसमेंट प्रोसीजर को फॉलो करो। अब एक बात बताओ, एक्ट हमारा है 60 इयर्स पहले का, क्या इसमें सारी बातें लिखी हो सकती है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो इसी के लिए बनाया गया इनकम टैक्स रूल्स 1962। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक बोर्ड बनाया गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT। इसे बोला गया कि आप एक काम करो, इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को सपोर्ट करने के लिए इनकम टैक्स रूल्स बनाओ। इनकम टैक्स रूल्स क्या होते हैं? एक्ट को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं इनकम टैक्स रूल्स। अगर एक्ट बोलता है, अगर एक्ट यहाँ पे हमें कहता है कि असेसमेंट प्रोसीजर फॉलो करो, तो असेसमेंट प्रोसीजर क्या रहने वाले ये हमें इनकम टैक्स रूल्स बताएंगे। अगर ऊपर एक्ट बताता है कि टोटल इनकम निकालो, टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, तो नीचे में बताता है कि हमें वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या फॉलो करने हैं, हमने डेप्रिसिएशन के रेट क्या फॉलो करने हैं, और हमने कौन से फॉर्म में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को भरना है। ये सारी चीजें हमें बताई जाती है इनकम टैक्स रूल्स में। तो देखो सिंपल है, पहले बनाया एक्ट और एक्ट को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए रूल्स। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा आता है
वो आता है हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट। ध्यान से देखो ये क्या होता है। हर साल जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होती है, करंटली कौन है, करंटली वो है निर्मला सीतारमण जी। वो क्या करते हैं, फरवरी के महीने में एक फाइनेंस बिल निकालती है जिसे हम प्यार से बजट भी बोलते हैं। ये जो फाइनेंस बिल होता है इसमें हमारी डीटी एंड आईडीटी की सारी अमेंडमेंट्स मेंशन्ड होती है। हमारी अमेंडमेंट्स जो होती है सारी यहीं से आती है। तो देखो हर साल फरवरी के महीने में वो आता है। लेकिन एक बात बताओ, हमारे लिए जो फाइनेंस एक्ट है वो है हमारा फाइनेंस एक्ट 2024। फाइनेंस एक्ट 2024 आया था हमारे इलेक्शन ईयर में। हमारा था उस साल नेशनल इलेक्शन ईयर था हमारा, यानी कि पता नहीं था कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होगी या नहीं होगी। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, फरवरी के महीने में बजट वैसे तो निकालना होता है, लेकिन क्या करते हैं फरवरी के महीने में सिर्फ एक इंटरिम बजट निकालते हैं। तो इन्होंने फेब में इंटरिम बजट निकाला और उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हो गया और उसका रिजल्ट आ गया तब उन्होंने फाइनल बजट निकाला। और वो जो फाइनल बजट निकाला था इन्होंने निकाला था 23 जुलाई 2024 को। एक बार जब फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो जाता है उसके बाद वो पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस से अप्रूव होता है। कौन से, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउस उसको अप्रूव कर देते हैं और उसके बाद जाकर उस पर प्रेसिडेंट जी के साइन लग जाते हैं और उसके बाद वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो देखो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि हमारे लिए जो फाइनेंस एक्ट था वो फाइनेंस बिल पहले पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया हुआ था 23 जुलाई 2024 को और उसके बाद प्रेसिडेंट का उसमें सिग्नेचर लगा था 16 अगस्त 2024। तो हमने सिर्फ एक डेट याद रखनी है, हमने रखनी है 23 जुलाई 2024। हमने ये डेट बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखनी है इसलिए क्योंकि हमारी सारी के सारी जो कैपिटल गेन की अमेंडमेंट्स आई है, तो बहुत सारी अमेंडमेंट्स थी हमारी, सारी की सारी अमेंडमेंट्स जो है वो सारी 23 जुलाई से ही एप्लीकेबल है। इसके बाद आता है हमारा सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। ये क्या होता है, तो देखो सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन में फर्क क्या है। सर्कुलर जो होते हैं वो डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। इसका मतलब सर्कुलर जो होते हैं वो सीबीडीटी इशू करता है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर उसको सर्कुलेट किया जाए। किस लिए किया जाता है, टू क्लियर डाउट्स एंड क्लैरिफाई द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ प्रोविजन। अगर मान लो कोई नया प्रोविजन लाया गया और अभी उसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, लॉ की लैंग्वेज किसी को समझ नहीं आ रही, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक असेसिंग ऑफिसर ने उसका मीनिंग अलग निकाला और दूसरे असेसिंग ऑफिसर ने उसका मीनिंग अलग निकाला। तो उनका मीनिंग अलग अलग ना निकले, इसलिए डाउट्स को क्लियर करने के लिए सीबीडीटी जो है वो सर्कुलर्स इशू करती है जो कि हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर के लिए होता है। जो सर्कुलर होते हैं वो हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, हमारे एसएससी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते। हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर वो बाइंडिंग है। हम चाहे, अगर हमें कोई बेनिफिशियल लग रहा है कोई सर्कुलर, तो हम चाहे तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं, अगर ना चाहे, अगर हमें कोई बेनिफिशियल नहीं लग रहा तो हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा नोटिफिकेशन। ये क्या होता है, देखो ऊपर हमने देखा था सर्कुलर, सर्कुलर जो होता है वो इशू करते हैं सीबीडीटी। नोटिफिकेशन जो होता है वो सीबीडीटी भी इशू कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। नोटिफिकेशन क्या होता है, मान लो कोई नई अमेंडमेंट लाई गई तो नई अमेंडमेंट के नीचे कई बार लिखा होता है कि दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो वो जो नोटिफिकेशन होती है, जो डेट नोटिफाइड होती है, उसके लिए लाई जाती है नोटिफिकेशन ताकि अमेंडमेंट्स को एप्लीकेबल किया जाए। तो नोटिफिकेशंस आर यूजुअली मेड टू मेक द अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल। नोटिफिकेशन जो होती है वो असेसिंग ऑफिसर एज वेल एज द असेसी सबके ऊपर बाइंडिंग होती है। हमारे ऊपर भी बाइंडिंग है और हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों के ऊपर बाइंडिंग होती है। तो देखो सिंपल है, सर्कुलर जो है वो सिर्फ डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग है, हमारे ऊपर नहीं है। नोटिफिकेशन जो है वो सबके ऊपर बाइंडिंग होती है। नेक्स्ट हमारा आता है लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट। ये क्या होता है, देखो बहुत सी बार क्या होता है कि एक्ट के या फिर रूल्स के प्रोविजन को लेके दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है, मतलब कि डिपार्टमेंट और असेसी के बीच में झगड़ा हो जाता है एक्ट के प्रोविजन को लेकर। तो ऐसे केस में अगर झगड़ा होता है तो वो सेटल किया जाता है कोर्ट में जाके, कोर्ट सेटल करता है। मान लो कि अगर जो मैटर है वो अगर हाई कोर्ट में चला जाता है तो हाई कोर्ट की जो जजमेंट हो जाती है, हाई कोर्ट का जो डिसीजन आता है वो बन जाता है लॉ ऑफ द स्टेट। क्यों, क्योंकि हाई कोर्ट जो होता है वो हमारे पूरे स्टेट का सबसे अपेक्स कोर्ट होता है, सबसे टॉप का कोर्ट होता है। लेकिन एक बात बताओ, मान लो कि असेसी को हाई कोर्ट का डिसीजन पसंद नहीं आया। अगर असेसी को हाई कोर्ट का डिसीजन पसंद नहीं आया तो उसका मैटर कहां जाएगा, उसका मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट होता है द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का टॉप कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट। उसका जो डिसीजन होता है वो पूरे के पूरे इंडिया का लॉ बन जाता है। तो देखो सिंपल है, पहले गया हाई कोर्ट पे, उसके बाद गया सुप्रीम कोर्ट में, उनका जो डिसीजन होता है वो बन जाता है हमारा केस लॉ। वो हमने पढ़ना होता है, वो हमारे इनकम टैक्स लॉ का पार्ट बन जाता है। अच्छा एक बात है, मान लो कि पहले जो डिसीजन गया, पहले गया वो हाई कोर्ट में और उसके बाद मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो हाई कोर्ट वाले डिसीजन से अलग था। तो ऐसे केस में जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो हाई कोर्ट वाले डिसीजन को ओवरराइड कर जाएगा, यानी कि हमने हाई कोर्ट वाले डिसीजन को इग्नोर कर देना है अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कुछ
और कहता है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 4। ये क्या है? सेक्शन नंबर 4 है हमारा चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। ये कहता है कि इनकम टैक्स जो होता है वो एवरी असेसमेंट ईयर के लिए कैलकुलेट किया जाता है। किस पे? एवरी पर्सन की टोटल इनकम पे जो कि उसने प्रीवियस ईयर में कमाया होता है एट द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड। अब देखो यहाँ पे कितने सारे वर्ड्स आ गए। पहला आ गया हमारा असेसमेंट ईयर, दूसरा आ गया हमारा पर्सन, तीसरा आ गया हमारा प्रीवियस ईयर और एक आ गया हमारा टोटल इनकम। एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, इन दोनों को हम एक साथ देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये हमारे एक प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ। हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर है वो है 2024 से लेकर 2025 एंड जो हमारा असेसमेंट ईयर है वो है 2025 से लेकर 2026। तो एक बात बताओ, असेसमेंट ईयर है हमारा 2025 से लेकर 2026। तो एक बात बताओ, जो मैं इनकम कमा रहा हूं यहां पर, जो मैंने प्रीवियस ईयर के अंदर इनकम कमाई 2024-25 में, क्या ऐसा है कि मैंने इनकम कमाई और साथ साथ ही मेरे कमरे के बाहर कोई इनकम टैक्स वाला बैठा मैंने उसको टैक्स दे दिया? ऐसा नहीं होता। हमने क्या करना होता है, जो भी हमने इनकम कमाई है यहाँ पर, हमने प्रीवियस ईयर में जो भी हमने इनकम कमाई है उसके ऊपर जो हम टैक्स भरते हैं वो हम भरते हैं हमारे असेसमेंट ईयर में। हमारे असेसमेंट ईयर में टैक्स भरा जाता है, यानी कि प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई जाती है और असेसमेंट ईयर में उस इनकम को कैलकुलेट करके उसके ऊपर टैक्स पे किया जाता है। इनकम टैक्स में जो मेन टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो होती है हमारी असेसमेंट ईयर की, यानी कि हर जगह जो भी हमारी अमेंडमेंट आती है, जो भी हमारा लॉ लिखा आता है वो हमारा आता है असेसमेंट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। असेसमेंट ईयर क्या होता है? 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल ईच ईयर। हमारे लिए क्या है? असेसमेंट ईयर है हमारा 25-26, 1st ऑफ अप्रैल 2025 से लेकर 31st मार्च 2026, ये है हमारा असेसमेंट ईयर। अब इससे एक साल पहले का पीरियड जिसमें आपने इनकम कमाई उसे बोला जाता है हमारा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हमारे 25-26 है, तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या हुआ? एकदम एक साल पहले वाला है, यानी कि प्रीवियस ईयर 25-26, 1st ऑफ अप्रैल 2024 से लेकर 31st मार्च 2025। हमने क्या करना है? इनकम जो हमने कमाई है इस पीरियड में 24-25 में हमने इनकम कमाई और उसके ऊपर जो हमारा टैक्स बनता था वो हमने जाके जमा करा दिया 25-26 में, उसको हमने जमा करा दिया। अच्छा देखो, यूजुअली क्या होता है, जो हमारा प्रीवियस ईयर होता है वो भी हमारा 12 मंथ्स का होता है और हमारा असेसमेंट ईयर भी हमारा 12 मंथ्स का होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो 12 मंथ्स की जगह 12 मंथ से कम पीरियड का हो जाता है। मतलब कि जो प्रीवियस ईयर है वो 12 मंथ से कम पीरियड का हो जाता है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने कोई न्यूली सेटअप बिजनेस स्टार्ट किया या फिर कोई प्रोफेशन या फिर कोई हमारी नई सोर्स ऑफ इनकम है, तो हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो फुल ईयर का नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया मैंने 21 दिसंबर 2024 को, तो हमारा जो प्रीवियस ईयर होगा ना वो होगा 21 दिसंबर 24 से लेकर 31 मार्च 2025 तक, यानी कि यहाँ पे 12 मंथ्स का कंप्लीट पीरियड नहीं हुआ। लेकिन देखो, हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो हो सकता है 12 मंथ से कम का, लेकिन हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो ऑलवेज हमारा 12 मंथ्स का ही पीरियड रहेगा, वो कम नहीं हो सकता। क्योंकि असेसमेंट ईयर में तो हमने सिर्फ असेसमेंट करनी है, इनकम कमाना हमने स्टार्ट करना है प्रीवियस ईयर में। वो अगर हमने इनकम साल के बीच में से स्टार्ट कमानी शुरू करी है तो इसका मतलब कि हमारा प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स के पीरियड से कम का है, राइट। अच्छा, अब हमें ये पता है कि जो टैक्स लगाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन पे। किस पे? टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन। अब सर पर्सन का मीनिंग क्या होता है, आओ देखते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है इंडिविजुअल। वो क्या होता है? कोई भी नेचुरल पर्सन, चाहे कोई मैन हो, वुमन हो, माइनर हो या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो, सारे के सारे हमारे इंडिविजुअल की डेफिनेशन में आ जाते हैं। इसके बाद आता है एक HUF। ये क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका मीनिंग समझने की आपको जरूरत नहीं है, आपका एक क्वेश्चन दे रखा है मिताक्षरा एंड दया बागा हाउस वाला, वो अपने अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आती है कंपनी। कंपनी मीन्स कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, या तो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है या फिर इंडिया से बाहर है, अंडर एनी लॉ, इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ, उसे बोला जाता है कंपनी। इसके बाद आता है फर्म। फर्म मीन्स या तो पार्टनरशिप फर्म है या फिर कोई आपकी LLP है। ये क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? 2 और मोर पर्सन्स अगर मिलकर कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं तो उसे बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। वो भी हमारे पर्सन के डेफिनेशन में आ जाती है और साथ में उसके LLP भी आ जाती है। इसके बाद आता है हमारा AOP BOI। ये क्या होता है? ये आपने बड़ी ध्यान से देखना है। AOP मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड BOI मीन्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। AOP देखते हैं पहले। AOP मीन्स 2 और मोर पर्सन्स। ध्यान से देखो, 2 और मोर पर्सन्स कम टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। इसका मतलब जो हमारी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है उसके मेंबर
हर टाइप का पर्सन बन सकता है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे कोई फर्म हो, सारे के सारे उसका मेंबर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और एक है एक्सेंट कंपनी। मिस्टर ए कौन है? एक इंडिविजुअल है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कौन सी? ये क्या है? एक कंपनी है। और एक्सेंट कंपनी एक फर्म है। ये सारे मिलकर आते हैं और एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ले लेते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसे बोला जाता है एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यहाँ पर एक इंडिविजुअल भी उसका मेंबर है, एक कंपनी भी है, एक फर्म भी है, सारे मिलके उसके अंदर बिजनेस कर रहे हैं, इसे बोला जाता है एओपी। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, दूसरा है हमारा बीओआई, मीन्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसका क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। बीओआई के मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल को ट्रस्टीज या फिर को एग्जीक्यूटिव्स। ये क्या होता है? को ट्रस्टीज कौन होते हैं? मान लो अगर आपने किसी का ट्रस्ट बनाया, कोई आपने डोनेशन करने के लिए कोई ट्रस्ट बनाया, अब उस ट्रस्ट में आप पैसा डालते हो, उस पैसे को मैनेज करने के लिए आपको कोई ट्रस्टी चाहिए, राइट? कोई ट्रस्टीज आप अपॉइंट करते हो ताकि उस पैसे को मैनेज किया जाए। अगर मल्टीपल ट्रस्टीज है तो उन्हें बोला जाता है को ट्रस्टीज, और को ट्रस्टीज को सेपरेट एंटिटी माना जाता है, सेपरेट पर्सन माना जाता है इनकम टैक्स के अंदर। इसका मतलब उन्हें बोला जाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। उसके मेंबर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स ही हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लोकल अथॉरिटी। ये क्या होता है? जैसे आपके शहर में कोई म्यूनिसिपल अथॉरिटी होगी, जैसे आप बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी, जैसे हमारे शहर में एमसीएफ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसे बोला जाता है लोकल अथॉरिटी। इसके अलावा अगर कोई आपके पास कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है आपके शहर में, तो उसे बोला जाएगा, वो भी एक तरह की लोकल अथॉरिटी है। इसके बाद आता है हमारा आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये क्या होता है? ये हमारी एक रेजिडुअल कैटेगरी है। मतलब कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि ऊपर कवर नहीं हुआ, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इन 6 में कवर नहीं हुआ, और फिर भी वो लॉ की लैंग्वेज में एक सेपरेट एंटिटी है, लॉ की लैंग्वेज में सेपरेट है, फिर भी वो ऊपर 6 में कवर नहीं हुआ, तो वो कवर हो जाएगा हमारा आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटीज, बार काउंसिल्स एंड डीएटीज। यूनिवर्सिटीज का एग्जाम्पल देखते हैं। ना तो वो इंडिविजुअल है, ना ही वो एचयूएफ है, ना ही वो कंपनी है, ना ही वो फर्म है, ना ही वो एओपी बीओआई है, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, और उसको इनकम टैक्स में एज अ सेपरेट पर्सन मान के उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। इसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है असेसी का। सर असेसी क्या होता है? आओ देखते हैं। तो देखो असेसी क्या होता है, जो हमने पहले अभी जो हमने देखे 7 पीपल पर्सन की डेफिनेशन में, जो 7 लोग थे, उनमें से 7 में से अगर किसी ने भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर या तो टैक्स पे करना है, या फिर इंटरेस्ट पे करना है, या फिर पेनल्टी पे करनी है, तो उसे बोला जाएगा असेसी। यानी कि कोई भी पर्सन जिसको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स, इंटरेस्ट, फीस या फिर पेनल्टी पे करनी है, तो वो बन जाता है असेसी। अगर उसको नहीं पे करनी तो वो सिर्फ पर्सन की डेफिनेशन में आता है, वो असेसी नहीं बनता। तो एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एवरी असेसी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट एन असेसी? एवरी असेसी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट एन असेसी? कोई पर्सन असेसी तभी बनता है जब उसको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर या तो उसको टैक्स देना है, या फिर उसको इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी या कोई भी सम इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उसको पे करना है। असेसी की डेफिनेशन में साथ में ये भी आता है, कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुकी है, या फिर डीम्ड असेसी, या फिर असेसी इन डिफॉल्ट। इस पे आपको अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये आपको आएगा सेफ फाइनल पे। आपने अभी ध्यान देना है इस चीज पे। असेसी मीन्स कोई भी पर्सन जिसको टैक्स, इंटरेस्ट, फीस या फिर पेनल्टी देनी है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। अच्छा, इसके बाद एक चीज आती है, ये आता है आपका जनरल रूल। ये कहता है, देखो मैंने आपको बताया कि असेसी जो है वो प्रीवियस ईयर के अंदर टैक्स, प्रीवियस ईयर के अंदर इनकम कमाता है और असेसमेंट ईयर में उसके ऊपर टैक्स भरता है। प्रीवियस ईयर के अंदर उसने इनकम कमाई और असेसमेंट ईयर के अंदर उसने टैक्स भरा। हमारे लिए क्या है, 24-25 में उसने इनकम कमाई और 25-26 में उसने उसके ऊपर टैक्स भरा। ये हमारा जनरल रूल है। लेकिन इसकी हमारी कुछ एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन मतलब कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं, ऐसे टोटल 5 केसेस होते हैं जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स हम प्रीवियस ईयर के अंदर ही दे देते हैं। पहला जो हमारा केस आता है वो आता है इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स शिपिंग बिजनेस। ये क्या होता है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, वो अपना शिपिंग बिजनेस करने के लिए इंडिया में आता है, वो अपनी शिप लेकर इंडिया में आता है, तो इंडिया से वो जो भी इनकम कमाता है उसके ऊपर जो टैक्स बनता है उसको हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर अंदर ही देना होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि अगर वो पर्सन अपनी शिप लेकर इंडिया से चला गया तो कोई गारंटी नहीं कि वो असेसमेंट ईयर में वापस आएगा हमें टैक्स देने के लिए। इसलिए अगर किसी नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस होता है तो उसको शिप को जाने तभी दिया जाता है जब वो टैक्स पे कर देता है। उसके शिप को तब तक रोक लिया जाता है जब तक वो टैक्स पे नहीं करता, मतलब उसको प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर के अंदर ही पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा केस आता है इनकम ऑफ अ पर्सन लीविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन।
अगर जो हमारा असेसिंग ऑफिसर है, अगर उससे लगता है कि कोई पर्सन है जो कि इंडिया छोड़ के जाने वाला है और उसकी वापस आने की कोई इंटेंशन नहीं है, अगर एसएससी को ऐसा लगता है, सॉरी असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है, तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर उसे बोल सकता है कि जब से ईयर स्टार्ट हुआ है, ईयर स्टार्टिंग से लेकर तेरी प्रोबेबल डेट ऑफ डिपार्चर तक तुम मुझे वहां तक का टैक्स पे कर दो। आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2024 को, राइट। 1 अप्रैल 2024 से लेकर आपकी जो प्रोबेबल डेट ऑफ डिपार्चर है तब तक की आपकी जो भी इनकम है उसके ऊपर पहले आप टैक्स भरो, उसके बाद ही आपको जाने देंगे। ये एओ की डिस्क्रिप्शन पे होता है। नेक्स्ट हमारा इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर आपको कोई बिजनेस था जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर बंद हो चुका है, तो इस केस में भी असेसिंग ऑफिसर आपको चाहे तो कह सकता है कि आप एक काम करो, आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो चुका है, आप असेसमेंट ईयर तक वेट मत करो, आप प्रीवियस ईयर के अंदर ही उस पर टैक्स भर दो। उसके अगला केस आता है हमारा इनकम ऑफ अ पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर हिज एसेट्स टू अवॉइड टैक्स। बहुत सी बार क्या होता है, जो लोग फ्रॉड करते हैं वो क्या करते हैं, जब उनको लगता है कि वो पकड़े जाने वाले हैं तो वो अपने एसेट्स को ना किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं ताकि उनके एसेट्स ट्रेस ना हो पाए। तो अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि कोई पर्सन है जो कि अपने एसेट्स को ट्रांसफर करने वाला है ताकि उसको टैक्स ना पे करना पड़े, तो असेसिंग ऑफिसर उस पर्सन को कह सकता है कि तो अपने टोटल इनकम का टैक्स जल्दी से जल्द हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर ही पे कर दे, असेसमेंट ईयर तक वेट मत कर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। कोई एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया था और वो जो पर्पस था वो हमारे प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हो गया, तो असेसिंग ऑफिसर चाहे तो उसे बोल सकता है कि आप एक काम करो, आपका जो पर्पस था वो तो कंप्लीट हो चुका, अब आप उसके लिए असेसमेंट ईयर तक वेट मत करो, प्रीवियस ईयर के अंदर ही उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो पे कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करने के लिए कोई एओपी बनाया था और वो कंस्ट्रक्शन आपके प्रीवियस ईयर के अंदर ही कंप्लीट हो गई और आपने उसके बाद एओपी को डिसॉल्व कर दिया, तो असेसिंग ऑफिसर आपको चाहे तो कह सकते हैं कि उस एओपी में आपका जो भी टैक्स बनता था वो प्रीवियस ईयर के अंदर ही पे कर दो। तो देखो, अच्छा एक चीज है, ये जो पहला पॉइंट है ना, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट था, इसमें ये था कंपलसरी, ये था हमारा कंपलसरी। इसका मतलब कि यहाँ पे मैंडेटरी है कि जो नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस है उसको इंडिया से शिप को ले जाने से पहले पहले टैक्स को पे करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। लेकिन ये जो लास्ट के हमारे 4 पॉइंट है, ये हमारे असेसिंग ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन पे है। हमारा असेसिंग ऑफिसर चाहे तभी ये वाली प्रोविजन लगेंगे कि उसको प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में देना पड़ेगा। अगर वो ना चाहे तो जैसे हमारा जनरल रूल चलता है, प्रीवियस ईयर के इनकम पे टैक्स असेसमेंट ईयर में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वही चलेगा। अच्छा, इन पॉइंट्स को याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई थी, इसका था डी सॉल्ट। ये देखो, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर डी सॉल्ट करके, इस तरह से आपने याद रखना है। डी फॉर डिसकंटिन्यूड बिजनेस, एस फॉर शिपिंग बिजनेस, ए फॉर एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एल फॉर लीविंग इंडिया, एंड टी फॉर ट्रांसफर एसेट्स। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट आता है, ये कहता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम वर्सेस डाइवर्जन ऑफ इनकम। ध्यान से देखो क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम का पहले एग्जांपल देखते हैं। मान लो कोई पर्सन है मिस्टर ए, इसकी 1 लाख पर मंथ की सैलरी आती है। ये क्या करता है, अपने एम्प्लॉयर को बोलता है डायरेक्टली, अपने एम्प्लॉयर को बोलता है कि तुम एक काम करो, डायरेक्टली एक एनजीओ को मेरे पूरे 1 महीने की सैलरी डोनेट कर दो। तो एक बात बताओ, 1 महीने की सैलरी मिस्टर ए के हैंड्स में आई ही नहीं, एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली उस एनजीओ को ट्रांसफर कर दी। तो बताओ, मिस्टर ए के हैंड्स में पूरे 12 महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी या फिर उसके हैंड्स में 11 महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी? द आंसर इज उसके हैंड्स में पूरे 12 महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी। वो ये नहीं कह सकता कि मेरे हाथ में तो इनकम आई ही नहीं, मैंने तो पहले ही डोनेट कर दी, ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए ने आउट ऑफ हिज ओन विल इनकम को ट्रांसफर किया है, तो वो अगेन मिस्टर ए के हैंड्स में टैक्सेबल कर दी जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है, अगेन मिस्टर ए है, 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, लेकिन क्या है कि वो अपनी फैमिली से दूर रहता है, और उसकी फैमिली दूसरी सिटी में रहती है। तो वो क्या करता है, 1 लाख रुपए कमाता है और उसमें से 50,000 पर मंथ अपनी वाइफ को भेज देता है ताकि उनके घर के खर्चे चलते रहें। तो ऐसे में क्या मिस्टर ए ये बोल सकता है कि मैंने तो 1 लाख रुपए कमाए और उसमें से 50,000 मैंने अपनी वाइफ को भेज दिए, तो मेरे हैंड्स में जो आया वो तो सिर्फ 50,000 ही आया? बताओ, क्या मिस्टर ए ऐसा बोल सकता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। ये भी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ये भी उसने आउट ऑफ हिज ओन विल ट्रांसफर किया है। इसका मतलब एप्लीकेशन ऑफ इनकम का होता है इनकम ट्रांसफर्ड बाय द असेसी आउट ऑफ हिज ओन विल। यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है और जो भी उसने ट्रांसफर किया होता है वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाता है असेसी के हैंड्स में। दूसरा हमारा कंसेप्ट आता है डाइवर्जन ऑफ इनकम। ये क्या होता है, ध्यान से देखो। मान लो कि, चलो एक एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा।
एक फर्म है XYZ एंड कंपनी, इसके 3 पार्टनर है X, Y और Z। इनकी जो पार्टनरशिप फर्म थी, पार्टनरशिप फर्म की पार्टनरशिप डीड में ये लिखा था कि मान लो कि अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसकी वाइफ को फर्म के 30% ऑफ द प्रॉफिट्स पे किए जाएंगे। उसके फर्म के 30% ऑफ द प्रॉफिट्स उस मरे हुए पार्टनर के वाइफ को पे किए जाएंगे। करंट ईयर में जो है मिस्टर वाई मर जाता है और उसके बाद उसके जो फर्म है, फर्म पूरे 10 लाख रुपए कमाती है। तो एक बात बताओ, फर्म 10 लाख रुपए कमाती है, उसमें से 3 लाख उसको मिसेस वाई को पे करने पड़ेंगे, वाई की वाइफ को पे करने पड़ेंगे एज पर द पार्टनरशिप डीड। तो एक बात बताओ, फर्म के हैंड्स में 10 लाख टैक्सेबल होगा या फिर उसके हैंड्स में 7 लाख टैक्सेबल होगा? द आंसर इज फर्म के हैंड में 7 लाख टैक्सेबल होगा। 7 लाख इसलिए क्योंकि उसे 3 लाख का उसको खर्चा उसे माइनस करना पड़ेगा। वो एक डाइवर्जन ऑफ इनकम है क्रिएटेड बाय पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की वजह से वो क्रिएट हुई है, इसलिए वो एक डाइवर्जन ऑफ इनकम है, उसकी डिडक्शन फर्म को मिल जाएगी। तो फर्म के हैंड में कितना होगा? 7 लाख टैक्सेबल किया जाएगा। तो देखते क्या लिखा है, डाइवर्जन ऑफ इनकम मींस इनकम ट्रांसफर्ड बाय द असेसी अंडर एन ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय लॉ और डीड। ऐसे केस में क्या होता है, ट्रांसफर्ड पार्ट जो होता है वो ट्रांसफरर के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होता, वो असेसी, वो हमारे जो असेसी है उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, फर्म के हैंड्स में टैक्सेबल उसको नहीं किया जाएगा। इसका मतलब अगर आपकी कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है लॉ वाली या डीड वाली, कोई आपकी ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है, उसकी वजह से आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आपके हैंड्स में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे किया है एप्लीकेशन ऑफ इनकम किया, आपने आउट ऑफ योर ओन विल ट्रांसफर किया है, तो इस केस में आपके हैंड्स में उसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो हाँ जी दोस्तों, अब हम देखेंगे कि हमारे टैक्स रेट्स आखिर कौन से एप्लीकेबल है फॉर May 25, September 25 एज वेल एज फॉर January 26 अटेम्प्ट। आपके लिए जो असेसमेंट ईयर रहेगा वो रहेगा असेसमेंट ईयर 25-26, हमारा प्रीवियस ईयर 24-25। आपके लिए जो टैक्स रेट रहेंगे वो रहेंगे, एक रहेगा आपका जनरल टैक्स रेट, एक रहेगा आपका स्पेशल टैक्स रेट। ये क्या होता है? स्पेशल टैक्स रेट होता है जैसे कि आपका इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो दिया होता है, आपके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि अगर आप लॉटरी की इनकम कमाते हो तो आपको 30% के रेट से टैक्स देना है, अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हो तो आपको 12.5% के रेट से टैक्स देना है। ये जो टैक्स रेट्स होते हैं ये हमेशा फिक्स्ड होते हैं, ये हमेशा फिक्स्ड होते हैं। इसका मतलब कि ये जो टैक्स है ये हर असेसी के लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल के लिए अलग है, कंपनी के लिए अलग है, फर्म के लिए अलग है। अगर तीनों में से किसी को भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो सारे के सारे 12.5% के रेट से उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। दूसरे एक होता है हमारा जनरल टैक्स रेट। ये क्या होता है ये हमने ध्यान से देखना है। ये हमें दिया जाता है हर साल आने वाले एनुअल फाइनेंस एक्ट में। इस साल जो हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट आया था वो आया था फाइनेंस एक्ट 2024। ये कब आया था? 23 जुलाई 2024 को। इसी रेट से हमारे सारे की सारी कैपिटल गेन वाली अमेंडमेंट्स भी एप्लीकेबल है, तो आपने इस डेट को बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले देखते हैं कि सर इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के केस में हमारे क्या टैक्स रेट रहते हैं। तो देखो, अगर हम इनकी बात करें, किसकी? इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, इनमें क्या होता है, पहले 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता। अगर आप नॉर्मल प्रोविजन की बात करते हैं, पहले हम नॉर्मल प्रोविजन की बात कर रहे हैं, पहले 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं लगता। उसके बाद 2,50,000 से 5 लाख तक आपका 5%, 5 लाख से 10 लाख तक आपका 20% और 10 लाख से भी ऊपर आपका 30%। इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। ध्यान रखना, हम बात करें स्लैब रेट की, यानी कि अगर आपकी टोटल इनकम 15 लाख है तो आपने क्या करना है, पहले 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं, 2,50,000 से 5 लाख तक आपने लगाना है 5%, 5 से लेकर 10 लाख तक आपने लगाना है 20% और 10 लाख के ऊपर वाली जो कि आपके 5 लाख बच गए उस पर आपने लगाना है 30% के रेट से टैक्स। अच्छा, एक बात बताओ, क्या यहाँ पर हमारे सीनियर सिटीजन्स को कोई बेनिफिट दिया जाएगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, दिया जाएगा। अगर आप कोई रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो, कौन? रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो, ध्यान देना यहाँ पर जो बेनिफिट है सिर्फ और सिर्फ एक रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए। अगर आप रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो, मतलब आपकी एज जो है वो 60 ईयर्स और मोर है बट लेस देन 80 ईयर्स है, तो सर आपके लिए स्लैब रेट थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। इन्होंने बोला पहले 2,50,000 की जगह आप ले लो पहले 3 लाख, पहले 3 लाख तक आपके लिए टैक्स रेट लगेगा नील का। 3 लाख से लेकर 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर जितना भी है उसके ऊपर 30% के रेट से आपका टैक्स लगेगा। यानी कि यहाँ पर आपका स्लैब रेट जो है यहाँ पर 2.5 लाख से लेकर इसको यहाँ पर 3 लाख कर दिया गया। दैट्स इट, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। दूसरा एक आता है आपको रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। ये क्या होता है? रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन मतलब कि ऐसा पर्सन जो कि इंडिया का रेजिडेंट है और उसके साथ साथ उसकी जो एज है वो 80 ईयर्स और मोर है, तो उसके लिए जो स्लैब रेट रहेगा वो थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। और देखते हैं क्या लिखा है। अप टू 5 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा।
5 लाख से लेकर 10 लाख तक आपका लगेगा 20% और 10 लाख से ऊपर की जो भी इनकम है उसके ऊपर लगेगा आपका 30% के रेट से टैक्स। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका स्लैब रेट है, ये जो ऊपर वाला हमारे ये 2 स्लैब रेट थे, इन दोनों को कंबाइन कर दिया और यहाँ पर रेट कर दिया इन्होंने निल। बाकी जो दोनों के नीचे यहाँ पे 5 लाख से 10 लाख एंड 10 लाख से ऊपर वाले ये हमारे एग्जैक्टली सेम है जैसे कि हमने ऊपर देखे थे। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई पर्सन है जो कि 60 ईयर्स या फिर 80 ईयर्स की जो एज है वो अचीव कर रहा था अपनी 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर को। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो इस डेट को अचीव कर रहा था तो क्या उसको हम सीनियर सिटीजन मानेंगे या नहीं मानेंगे प्रीवियस ईयर में? द आंसर इज हम उसको मानेंगे। हम मानेंगे कि उसने जो 60 ईयर्स एंड 80 ईयर्स की जो एज थी वो 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर की रात को 12 बजे तक उसने अचीव कर ली थी। इसका मतलब हम मान लेंगे कि उसने 31 मार्च तक उसने 60 ईयर्स एंड 80 ईयर्स की एज अचीव कर ली थी। तो उसको जो ये ऊपर के बेनिफिट थे सीनियर सिटीजन के लिए एंड सुपर सीनियर सिटीजन के, ये वाले जो बेनिफिट थे वो उसको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन आता है वो आता है हमारा सेक्शन 115BAC। ये क्या होता है? ये होती है हमारी ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम हमारे इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के लिए, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है, जो कि 2,50,000 वाला स्लैब रेट फॉलो करते थे। उन लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज लाया गया। उन्हें बोला गया कि आप या तो नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग रिटर्न भरो या फिर एक काम करो, आप 115BAC के अकॉर्डिंग आप आकर यहाँ पर रिटर्न फाइल कर दो, उसके हिसाब से आप टैक्स पे करो। तो लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये जो 115BAC होती है ना, ये हमारी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। इसका मतलब कि सर अगर आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो आपके लिए ऑटोमेटिकली 115BAC सिलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अब आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बन चुकी है। अगर आपको नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करने हैं तो आपको इससे ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। आपको नॉर्मल पे जाना है वापस, तो आपको इससे ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, तो आप नॉर्मल के अकॉर्डिंग दोबारा से रिटर्न फाइल कर पाओगे। अब देखते हैं कि 115BAC में होता क्या है। सबसे पहले देखो, ये एप्लीकेबल होती है फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। और इसमें जो आपका टैक्स रेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। पहले 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, देन 3 से 7 तक आपका 5%, 7 से 10 तक 10%, 10 से 12 आपका 15%, 12 से 15 आपका 20% और 15 के ऊपर आपका सारा 30%। इस तरह से आपने याद रखना है। बताओ कैसे आपने इसे याद रखना है? इस तरह से आपने याद रखना है 3 4 3 2 3। आपने याद रखना है 3 4 3 2 3। पहले क्या होता था? 3 3 3 3 होता था। पहले हर 3 लाख पे आपका 5% बढ़ता था। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया? अब इन्होंने हल्का सा यहाँ पे चेंज कर दिया। इन्होंने बोला अब आप ऐसे फॉलो करो 3 4 3 2 3, 3 4 3 2 3। इस तरह से आपने इसको याद रखना है 3 4 3 2 3। पहले 3 लाख पे कुछ नहीं, देन 4 लाख पे 5%, देन 3 लाख पे 10%, देन उसके बाद नेक्स्ट 2 लाख पे आपका लगेगा यहाँ पे 15%, उसके बाद नेक्स्ट 3 लाख पे 20% और 15 लाख के ऊपर जितनी भी है सबके ऊपर 30% के रेट से आपका टैक्स लगता है। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जैसे हमने नॉर्मल प्रोविजन में देखा था कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ बेनिफिट दे रखा था, वैसा कोई बेनिफिट 115BAC के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता। हमने देखा था कि वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को 3 लाख एंड 5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन मिलती थी। सीनियर सिटीजन को 3 लाख की मिलती थी और सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख की मिलती थी। ध्यान रखना 115BAC के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको कोई भी स्पेशल बेनिफिट सीनियर सिटीजन के लिए अवेलेबल नहीं कराया जाता। लेकिन सर एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको 115BAC के अंदर आपको रिटर्न भरनी है तो आपको कुछ बेनिफिट्स को छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर आपको 115BAC ऑप्ट करनी है, उसके कंसेशनल टैक्स रेट का आपको फायदा उठाना है, तो कुछ सेक्शंस, कुछ हेड ऑफ इनकम के अंदर आपको कुछ डिडक्शंस मिलती थी, वो डिडक्शंस आपकी कैंसिल कर दी जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं सैलरी हेड के अंदर क्या होता है। सैलरी हेड के अंदर जो आपको सेक्शन 16 के अंदर जो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस और जो प्रोफेशनल टैक्स, इन दोनों की जो आपको डिडक्शन मिलती थी वो नहीं मिलेगी। आपको जो LTC की डिडक्शन मिलती थी वो नहीं मिलेगी। HRA की डिडक्शन मिलती थी वो नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको कोई भी अलाउंस अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन सिर्फ 4 अलाउंस ऐसे जो कि आपको अभी भी अलाउ कर दिए जाएंगे। सबसे पहला कौन सा है? कॉम्यूटेशन या ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफ ब्लाइंड, डेफ, डम, हैंडीकैप्ड। बेसिकली डिसेबल्ड एम्प्लॉय को जो आपको कॉम्यूटेशन अलाउंस मिलता था 3200 वाला, जो आपको होता था 3200 वाला, ये 3200 पर मंथ वाला, ये आपको अलाउ कर दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रैवलिंग और टूर अलाउंस अलाउ हो जाएगा, डेली अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस। ये 4 ऐसे अलाउंसेज है जो कि आपको अलाउ कर दिए जाएंगे। कैसे याद रखना है? आप याद रखो ऐसे CCDT आपने याद रखना है। C फॉर कॉम्यूटेशन, दूसरा C फॉर कन्वेंस अलाउंस, इसके बाद डेली अलाउंस और फिर आता है आपका ट्रैवलिंग और टूर अलाउंस। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी में आपको क्या क्या छोड़ना पड़ेगा।
हाउस प्रॉपर्टी के अंदर देखो, आपको याद है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जब हम एसओपी की बात करते थे तो एसओपी के केस में एक आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलती थी। जो इंटरेस्ट ऑन लोन की आपको डिडक्शन मिलती थी वो कितनी मिलती थी? एसओपी के केस में आपको मिलती थी मैक्सिमम 30,000 या फिर आपको मिलती थी 2 लाख। मैक्सिमम आपको मिलती थी 30,000 या फिर आपको मिलती थी 2 लाख वाली एसओपी के केस में। लेकिन अगर आप 115 बीएससी फॉलो करते हो तो एसओपी के केस में कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट की जीरो डिडक्शन मिलेगी। इसका मतलब एसओपी के केस में कभी भी जो आपकी इनकम है नेगेटिव नहीं आ सकती, वो ऑलवेज आएगी नील, ऑलवेज आएगी नील। एसओपी के केस में कभी भी इनकम आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन एलओपी एंड डीएलओपी के केस में इनकम नेगेटिव हो सकती है। तो यहाँ पर एक चीज और थी, अगर वो 115 बीएससी फॉलो करता है तो एसओपी के केस में तो नील आएगी इनकम। एलओपी एंड डीएलओपी के केस में जो उसको लॉस होता है, अगर मान लो उसको लॉस हो गया, उसको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, उसको लॉस हो जाता है, जो उसको लॉस होता है वो उसको ना ही इंटर हेड सेट ऑफ कर सकता है ना ही उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। उसको एक हेड के अंदर अंदर सेट ऑफ करना था वो कर लेगा, लेकिन उसको इंटर हेड एज वेल एज उसको कैरी फॉरवर्ड वो नहीं कर सकता। और कोई ब्रॉड फॉरवर्ड उसका बिजनेस का ब्रॉड फॉरवर्ड उसका कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस चल रहा था तो उसको भी उसने अब भूल जाना है। पीजीबीपी के अंदर क्या होता है? पीजीबीपी के अंदर एक सेक्शन आता था आपका सेक्शन 10AA। ये एक्चुअली हमने हमारा आता है डिडक्शन वाले चैप्टर में, लेकिन ये है पीजीबीपी का पॉइंट। ये कहता है कि जो एसईजेड वाली यूनिट होते हैं उनको एक्सपोर्ट प्रॉफिट का कुछ बेनिफिट मिलता था, वो वाला नहीं मिलेगा। सेक्शन 10AA आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी बात, एक एडिशनल डेप्रिसिएशन होता था न्यू प्लांट एंड मशीनरी में, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलती थी, वो भी आपको अलाउ नहीं की जाएगी 115 बीएससी के अंदर। नेक्स्ट एक सेक्शन 35 में साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपेंस। सेक्शन 35 आता था, उसमें हम देखते थे कि एक होता था इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च, एक होती थी आपकी साइंटिफिक रिसर्च फ्रॉम आउटसाइडर्स, यानी कि आप दूसरे लोगों को डोनेट करते थे, पैसे डोनेट करते थे ताकि वो साइंटिफिक रिसर्च करें। तो यहाँ पे बोला कि अगर आपने इन हाउस करा तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा, तो आपको सॉरी एक सेकेंड, अगर आपने इन हाउस किया तो आपको अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को डोनेट किया साइंटिफिक रिसर्च के लिए, आपने किसी को डोनेट किया तो वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, डोनेशन वाला आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट लास्ट हमारा पॉइंट आता है पीजीबीपी के अंदर सेक्शन 35 एडी के जो 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस होते थे, वो हमारे कोल्ड चेन फैसिलिटी, होटल ऑफ 2 स्टार और मोर, हॉस्पिटल ऑफ 100 बेड ऑफ मोर, ये जो बिजनेस होते थे 14 बिजनेस की जो लिस्ट थी, वो वाले जो बिजनेस की आपको एग्जम्पशन मिलती थी सेक्शन 35 एडी के अंदर, जो आपको डिडक्शन मिलती थी कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली, वो भी आपको यहाँ पर अलाउ नहीं की जाएगी। इसके अलावा अदर सोर्सेज के अंदर आपको जो एमपी एमएलए एमएलसी, जो आपके पॉलिटिशियन होते थे एमपी एमएलए एमएलसी, इनको जो आपको डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस की जो इनको एग्जम्पशन मिलती थी वो नहीं मिलेगी, यानी कि इनकी अदर सोर्सेज के इनकम के अंदर टैक्सेबल करा दिए जाएंगे। इसके अलावा माइनर की इनकम जब पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल होती थी तो उन जिस पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल होती थी उसको मिलती थी 1500 पर मंथ पर चाइल्ड की एक डिडक्शन, 1500 पर मंथ पर चाइल्ड की एक डिडक्शन मिलती थी उसको। वो डिडक्शन भी उसको अब नहीं मिलेगी अगर एसएससी 115 बीएससी के अंदर ऑप्ट करता है तो। इसके अलावा जो हमें डिडक्शंस मिलती थी चैप्टर 6A वाली, जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम, जो हम चैप्टर 6A वाली डिडक्शन माइनस करते थे, सेक्शन 80C 80D 80E ये सब वाली जो होती है हमारी, ये भी आपको कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी, लेकिन सिर्फ 3 डिडक्शन मिलेगी। पहली आपकी 80JJAA, एक है आपकी 80CCD2 और एक है आपकी 80CCH2। ये क्या होता है? 80JJAA क्या होता है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। वो याद है आपको एक डिडक्शन हमने देखी थी जिसमें था कि जो भी एडिशनल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपके ऐड होते हैं एक साल में, उसकी आपको डिडक्शन मिलती है। उसकी एक तरह से हम कैलकुलेट करते थे, वहां पर डिडक्शन वाले चैप्टर में देखेंगे। लेकिन याद रखना 80JJAA की डिडक्शन हमें 115 बीएससी के अंदर भी मिलती है और कोई डिडक्शन हमें नहीं मिलती। इसके अलावा एक मिलती है 80CCD2। ये क्या होता है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस। एम्प्लॉयर अगर आपके एनपीएस के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करता है तो पहले उसकी कंट्रीब्यूशन सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाती है और फिर जाकर 80CCD2 के अंदर उसको डिडक्शन मिल जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस की भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी? मैक्सिमम आपको मिलेगी यहाँ पे 14% मिलती है आपको 115 बीएससी के केस में। इसके बाद आता है 80CCH2, ये भी आपको अवेलेबल होता है। ये क्या होता है? जो हमारी अग्निवीर स्कीम होती है उसके अंदर जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है अग्निपथ कॉर्पस फंड के अंदर, तो जिसके जो अग्निवीर जो हमारे जो सैनिक होते हैं उनके लिए कंट्रीब्यूट किया जाता है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर जो कंट्रीब्यूट करती है पहले वो उनके हैंड में टैक्सेबल हो जाता है और उसके बाद जाकर 80CCH2 में उसको डिडक्शन मिल जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये 3 सेक्शन जो है
ये 3 सेक्शन आपके 115 बीएससी लेने के बाद भी आपके एप्लीकेबल रहेंगे। उसके अलावा आपको कोई भी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से अलाउ नहीं की जाएगी 115 बीएससी के अंदर, नॉर्मल प्रोविजन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है, देखो ऊपर हमने जितने भी पॉइंट देखे, ऊपर हमने यहाँ पे जितने भी ये वाले पॉइंट देखे हमने सारे के सारे, इनसे रिलेटेड अगर आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस चले आ रहा है या फिर आपकी कोई अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो उनकी भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, उसको आप भूल जाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर एसएससी जो है वो 35 एडी का बिजनेस करता था और उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर का सारे के सारे की एग्जेम्पशन मिलती थी, अब इसने क्या किया, उसने 115 बीएससी ऑप्ट कर लिया और 115 बीएससी के बाद उसने देखा कि मेरे तो पुराना कैपिटल लॉस चले आ रहा था सेक्शन 35 एडी वाला, तो अब उसकी वो डिडक्शन नहीं ले सकता क्योंकि 35 एडी भी यहाँ पर हमें अलाउ नहीं किया जाता। तो अब जाकर उसने उसे भूल जाना है, ब्रॉड फॉरवर्ड अगर कोई लॉस उसका चल रहा था सेक्शन 35 एडी वाला तो उसको भूल जाना है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, एक बार इसे मिटा लेते हैं। हाँ, एक बार इसे मिटा लेते हैं। दूसरा एक हमारा होता है, एक तो मैंने देखा 35 एडी, दूसरा देखो हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन भी अलाउ नहीं होती। तो मान लो पहले के किसी साल में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से बहुत सारी डेप्रिसिएशन इकट्ठी हो गई थी जो कि आपकी आगे आने वाले सालों में अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बन गई थी। अगर वो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बन गई थी तो उससे रिलेटेड जो भी अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आपकी अब आ रही है और आपने 115 बीएससी ऑप्ट कर लिया तो अब आप उसको भूल जाओ, अब आप उसको लैप्स कर दो, अब आप उसको ले नहीं सकते। इसके बाद आता है एक नेक्स्ट पॉइंट आता है सरचार्ज का। ये क्या कहता है, ये पॉइंट कहता है कि देखो नॉर्मली क्या होता है, आपका जो सरचार्ज का रेट होता है वो होता है 10%, 15%, 25% और एक होता है 37%। इन्होंने बोला कि सरचार्ज जो होता है ना, अगर एसएससी 115 बीएससी ऑप्ट कर रहे हैं तो उसको मैक्सिमम सरचार्ज हम लगाएंगे 25% का। 37 वाला रेट हम उसके लिए एप्लीकेबल नहीं करेंगे। 37% वाला जो रेट है वो हमारा नॉर्मल प्रोविजन में लगता है। 115 बीएससी में मैक्सिमम रेट आपका जाएगा 25% तक। सरचार्ज क्या होता है थोड़ी देर में हम देखेंगे, थोड़ी देर में एकदम डिटेल में उसको समझेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये कहता है कि अगर एसएससी नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करता है तो उसे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के अंदर एक अलग से कुछ टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है और मिनिमम उतना टैक्स उसे पे करना होता है। ये सेक्शन कहता है कि अगर 115 बीएससी ऑप्ट करता है, अगर एसएससी जो 115 बीएससी के अंदर रिटर्न फाइल करता है तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी उसके लिए एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा और कोई पुराना उसके पास एएमटी का क्रेडिट बचा था तो उसको भी सेट ऑफ नहीं कर सकता, वो भी उसका 100% लैप्स करा दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट आता है ऑप्शन ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम सेक्शन 115 बीएससी। ऐसा भी हो सकता है कि जो एसएससी है उसको 115 बीएससी के बाहर जाना है, उसको 115 बीएससी नहीं ऑप्ट करना, उसको ऑप्ट आउट करना है और नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करनी है। तो वो किस तरह से किया जाता है आओ देखते हैं। अब सर आखिर ऑप्ट आउट किया कैसे जाता है, तो देखो अगर आपको ऑप्ट आउट करके नॉर्मल प्रोविजन की तरफ जाना है तो सबसे पहली बात यह है कि आपको जो रिटर्न फाइल करनी होगी वो आपको करनी होगी ड्यू डेट से पहले। सेक्शन 139(1) के अंदर आपकी ड्यू डेट आती है। ड्यू डेट कौन सी आपकी, वो आपकी 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। अगर आपने 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर तक आपने रिटर्न फाइल कर दी तो तभी आप उसमें से ऑप्ट आउट कर सकते हो। अगर आप लेट हो गए तो आपके पास ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन नहीं बचेगा। दूसरी बात ये आती है, सर एक बात बताओ कि हमारे पास ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन हर साल आता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। हमारे पास ऑप्ट आउट करने का जो ऑप्शन आता है वो आपके पास हर साल आता है, प्रोवाइडेड आपके पास कोई पीजीबीपी की इनकम ना हो। अगर आपके पास कोई पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो आप हर साल ऑप्ट आउट कर सकते हो। अगर आपके पास पीजीबीपी की इनकम है तो आपके लिए जो प्रोविजन है वो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। एक बार बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर आप 115 बीएससी फॉलो करते हो और आपको ऑप्ट आउट करना है और आपको पीजीबीपी की इनकम है तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि आप एक काम करो, आप एक बार ऑप्ट आउट कर लो, नॉर्मल प्रोविजन में चले जाओ, लेकिन अगले आने वाले हर साल में आपने फिर नॉर्मल में रहना है, आपने वापस 115 बीएससी के अंदर नहीं आना। लेकिन अगर आपको दोबारा आने का मन है तो हम आपको एक मौका देंगे, आप एक बार दोबारा 115 बीएससी के अंदर आ जाओ और उसके बाद आप कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे जब तक आपके पास पीजीबीपी की इनकम एग्जिस्ट करती है। तो देखो क्या लिखा है, एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं। देखो यहां मैं लिखता हूं 115 बीएससी, यहां मैं लिखता हूं नॉर्मल प्रोविजंस। अब देखो मान लो कोई पर्सन है, वो क्या करता है, वो 115 बीएससी के अंदर रिटर्न फाइल करता आ रहा था, फिर उसका मन हुआ कि वो एक बारी नॉर्मल प्रोविजन के अंदर शिफ्ट हो जाए। नॉर्मल प्रोविजन के अंदर उसने एक बारी रिटर्न फाइल कर दी तो यहाँ पे इनकम टैक्स वाले कहते हैं आपने एक बारी ऑप्ट आउट कर लिया ना, तो अब आप दोबारा से 115 बीएससी के अंदर मत आना, आगे किसी भी साल के लिए मत आना। लेकिन क्या हुआ, कुछ साल बाद उसका मन हुआ कि दोबारा से वो 115 बीएससी के अंदर आ गया, दोबारा से वो 115 बीएससी के अंदर आ गया,
तो अब इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि चलो आपको लास्ट हमने चांस दे दी दोबारा से 115 बीएससी के अंदर आने की, अब आप कहीं नहीं जा सकते, अब आप कभी भी अपनी लाइफ टाइम में कभी भी आप दोबारा से नॉर्मल प्रोविजन के अंडर नहीं आ सकते जब तक आपके पास पीजीबीपी की इनकम एग्जिस्ट करती है। अगर आपकी पीजीबीपी की इनकम ही खत्म हो गई तो उसके बाद तो आप पॉइंट नंबर 1 में कवर हो जाओगे, तो वहां पे तो आपके पास हर साल ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पीजीबीपी की इनकम है तो देखो ध्यान से सुनो, आपने एक बार नॉर्मल में जाना है, नॉर्मल में जाकर उसी में कंटिन्यू करना है। अगर वापस 115 बीएससी में आ रहा है तो फिर दोबारा कभी भी आप नॉर्मल के अंदर नहीं जा पाओगे। आओ देखते हैं क्या लिखा है, आओ देखते हैं क्या लिखा है। यहां पर लिखा है कि एसएससी को अगर एक बारी ऑप्ट आउट करके नॉर्मल में जाना है तो वो जा सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले हर साल में फिर उसके बाद नॉर्मल के अंदर ही उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर उसको एक बारी दोबारा से 115 बीएससी के अंदर आना है तो वो आ सकता है, दोबारा से आ सकता है, लेकिन उसके बाद पूरी लाइफ में कभी भी उसको ये चांस नहीं मिलेगा कि वो 115 बीएससी से ऑप्ट आउट करके नॉर्मल में चले जाए। जब तक उसके पास पीजीबीपी की इनकम एग्जिस्ट करती है तब तक उसके पास कभी भी ये वाला चांस अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो कहता है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर दैट सैलरी। ये देखो छोटा सा पॉइंट है, इसमें लिखा था, ये हमारी अमेंडमेंट थी इस बार की, इसमें लिखा था कि अगर एसएससी जो है नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करता है तो उसको मैक्सिमम 50,000 तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी। लेकिन एसएससी अगर 115 बीएससी फॉलो करता है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फॉलो करता है, तो उसके जो मैक्सिमम 50,000 थी उसको बढ़ाकर अब कर दिया गया 75,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन 115 बीएससी के अंदर मैक्सिमम मिलती है आपको 75,000 की, और ओल्ड नॉर्मल प्रोविजन में आपको मिलती है 50,000 की। अच्छा एक बात बताओ, एग्जाम में हमने कौन सा फॉलो करना है? तो देखो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो ध्यान रखना हमारे 115 बीएससी हमारे लिए क्या है, हमारे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है। 115 बीएससी हमारे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है, इसका मतलब अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको 115 बीएससी फॉलो करना है। अगर ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि एसएससी ने ऑप्ट आउट कर लिया डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से, तो आपने क्या करना है, नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करने हैं। लेकिन मान लो कुछ भी नहीं लिखा, मान लो ऐसा लिखा है कि कैलकुलेट टैक्स एज पर द बेस्ट पॉसिबल टैक्स प्लानिंग, तो पता है आपने क्या करना है, तो आपने क्या करना है, एक बार आपने 115 बीएससी फॉलो करना है, दूसरी बार आपने नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करने हैं, और दोनों में से जिसमें भी आपका टैक्स कम बन रहा होगा, यानी कि जो मोस्ट बेनिफिशियल होगा एसएससी के लिए, उसको आपने सिलेक्ट करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना पड़ जाएगा। इस तरह से आपने एग्जाम में अप्रोच करना है। कुछ मेंशन नहीं है तो 115 बीएससी, अगर ऑप्टेड आउट लिखा है तो आपने क्या करना है, ऑप्ट आउट लिखना है तो आपने नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करना है, और अगर लिखा है कि बेस्ट पॉसिबल टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा तो आपने क्या करना है, दोनों तरीके से सॉल्व करना है, और जिसमें कम टैक्स बनता है वो वाला आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो चलो अब देखते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन सब के अलावा जो बाकी टाइप ऑफ पर्सन है उनके लिए क्या टैक्स रेट रहता है। सबसे पहले देखते हैं फर्म, एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी। तो देखो फर्म, एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी जितनी भी इनकम कमाते हैं सीधा सीधा उस पर 30% का टैक्स रेट लग जाता है। ध्यान रखना इनके ऊपर कोई भी स्लैब रेट नहीं लगता, कोई भी स्लैब रेट नहीं लगाया जाता, इनके ऊपर डायरेक्टली 30% का टैक्स रेट लगाया जाता है। अगर इन्होंने मान लो 1 लाख रुपए की कमाई करी तो 1 लाख का 30%, 30,000 हमें पे करेंगे गवर्नमेंट को। 10 लाख की करी तो 3 लाख पे करेंगे, 1 करोड़ की कमाई करी तो 30 लाख का ये लोग टैक्स पे करेंगे, कोई भी स्लैब रेट इनको नहीं मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कंपनी के केस में क्या होता है। कंपनी के केस में देखो, कंपनी जो होती है या तो होगी फॉरेन कंपनी या फिर होगी डोमेस्टिक कंपनी। फॉरेन कंपनी का सीधा सीधा आपका 35% का टैक्स रेट दे रखा है। डोमेस्टिक कंपनी का आप देखो, उसका प्रीवियस ईयर 22-23 में उसका कितना टर्नओवर था। अगर उसका जो टर्नओवर था प्रीवियस ईयर 22-23 में वो अप टू 400 करोड़ था तो उसका टैक्स रेट लगा लो 25%। अगर उसका टर्नओवर मोर देन 400 करोड़ या फिर उससे ज्यादा था, 400 करोड़ या उससे ज्यादा का था, तो 30% का यहाँ पर टैक्स रेट लग जाएगा। डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है? डोमेस्टिक कंपनी मतलब कोई भी इंडियन कंपनी, कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया या फिर हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया, उसे बोला जाता है इंडियन कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी की डेफिनेशन में आती है कोई भी इंडियन कंपनी या फिर कोई भी कंपनी दैट हैज मेड अरेंजमेंट्स टू पे डिविडेंड इन इंडिया फ्रॉम इनकम टैक्सेबल इन इंडिया। ऐसी कंपनी जिसने इंडिया के अंदर टैक्सेबल इनकम कमाई और उस इनकम से इंडिया के अंदर डिविडेंड देने की अरेंजमेंट वो कर चुकी है, उसे बोला जाता है कोई भी डोमेस्टिक कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब कोई भी कंपनी जो कि डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। तो देखो फॉरेन कंपनी के केस में कितना टैक्स रेट लगता है हमारा 35%, और इसके लिए हमारे 2 टैक्स रेट होते हैं, एक हमारा होता है 25% और एक होता है हमारा 30%। नेक्स्ट हमारा आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जब हम टैक्स निकालते हैं, उसके जब हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो अगेन हम यहाँ पर स्लैब रेट्स को फॉलो करते हैं।
कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में स्लैब रेट दोबारा आ जाते हैं। स्लैब रेट बड़े छोटे छोटे से स्लैब रेट होते हैं। देखो अप टू 10,000 की उसकी इनकम होगी तो उस पर 10% का टैक्स लगेगा। अब उसकी जो इनकम है अबव 10,000 अप टू 20,000 है तो 20% का टैक्स लगेगा, और अबव 20,000 की जितनी भी इनकम है उसके ऊपर 30% का उसका टैक्स लगेगा। यहाँ पर अगेन हमारे पास स्लैब रेट आ जाते हैं। तो देखो सिंपल है, फर्म के केस में 30%, फर्म, एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी 30%। कंपनी के केस में देखो फॉरेन कंपनी है या फिर डोमेस्टिक कंपनी है। फॉरेन कंपनी है तो 35%, डोमेस्टिक कंपनी है तो फिर देखो उसका प्रीवियस ईयर 22-23 में कितना टर्नओवर था। अगर उसका टर्नओवर अप टू 400 करोड़ था तो 25%, मोर देन 400 करोड़ या फिर 400 करोड़ था, 400 करोड़ या फिर उससे ज्यादा था तो 30% का। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट आता है कंपनी के केस में, एक यहाँ पर स्पेशल पॉइंट आता है कि देखो मान लो जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी हमारी 22-23 के बाद, 22-23 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई थी, लेकिन उसका जो टर्नओवर है वो 400 करोड़ से ज्यादा है। तो बताओ कौन सा रेट लगेगा? द आंसर इज हम उसमें भी लगाएंगे 25%। क्यों? क्योंकि माना जाएगा कि 22-23 में उसका टर्नओवर जीरो था, मतलब 400 करोड़ से कम था, एंड हेंस उसके लिए 25% का रेट लगा दिया गया। फिर आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगेन हमारा यहाँ पर आता है स्लैब रेट। स्लैब रेट में क्या होता है? पहले 10,000 पे 10% का रेट, 10,000 से 20,000 पर आपका 20% का रेट, 20,000 के ऊपर जितनी भी इनकम है सबके ऊपर आपका 30% का टैक्स रेट लग जाता है। हाँ जी। तो नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट आता है वो आता है सरचार्ज ऑन टैक्स। ये क्या होता है? सरचार्ज ऑन टैक्स मींस टैक्स के ऊपर और टैक्स देना। ध्यान से सुनो क्या होता है। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप ज्यादा इनकम कमाते हो तो एक काम करो, आप टैक्स तो दो, टैक्स के साथ में आप कुछ सरचार्ज भी दो। टैक्स जो होता है, टैक्स के ऊपर एक परसेंटेज के हिसाब से आप सरचार्ज कैलकुलेट करो और वो भी हमें टैक्स के साथ पे करो। तो गवर्नमेंट कहती है आप अगर आप टैक्स दे रहे हो तो एक काम करो, टैक्स के साथ एक एडिशनल टैक्स पे करो ओवर एंड अबव द इनकम टैक्स। सरचार्ज तभी लगता है जब आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से ऊपर चली जाती है। आपने कैसे करना है? सबसे पहले आपने क्या करना है? टैक्स कैलकुलेट करना है। उस टैक्स के ऊपर एज अ परसेंटेज आपने सरचार्ज कैलकुलेट करना है। सरचार्ज दोनों को आपने ऐड करना है, आपने उसका टोटल करना है। टोटल के ऊपर आप 4% सेस ऐड करोगे और उसके बाद जो आपका टोटल आएगा वो आएगा आपका नेट टैक्स लायबिलिटी। इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है। देखते क्या लिखा है। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज मींस अ टैक्स ऑन टैक्स। इट इज एन एडिशनल टैक्स पेबल ओवर एंड अबव इनकम टैक्स। इट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल टैक्स। टोटल टैक्स आप पहले कैलकुलेट करो, उसके ऊपर एज अ परसेंटेज आपने सरचार्ज को कैलकुलेट कर लेना है। अब देखो सरचार्ज क्या होता है। इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के केस में हमारे सरचार्ज का रेट क्या लगता है, आओ देखते हैं। सबसे पहले देखो, अगर उसकी जो टोटल इनकम है वो अप टू 50 लाख है तो उसके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर उसकी टोटल इनकम अबव 50 लाख से अप टू 1 करोड़ है तो 10% का सरचार्ज, 1 करोड़ से ज्यादा अप टू 2 करोड़ से तो 15%, 2 करोड़ से ज्यादा अप टू 5 करोड़ है तो 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा तो 37% का उसका टैक्स सरचार्ज लग जाएगा। तो देखो सिंपल है, अगर उसकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख है तो कोई सरचार्ज नहीं। 50 लाख से ज्यादा अप टू 1 करोड़ है तो 10% का सरचार्ज, 10% ऑफ टैक्स। उसके बाद इनकम अगर उसकी 1 करोड़ से ज्यादा अप टू 2 करोड़ है तो 15%, 2 करोड़ से ज्यादा अप टू 5 करोड़ है तो 25%, और 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो 37% का उसका सरचार्ज लग जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान देना, अगर हमारा जो एसएससी है वो 115 बीएससी फॉलो करता है तो ये 37% का कोई टैक्स रेट नहीं लगेगा। 115 बीएससी के केस में 37% का कोई भी हमारा सरचार्ज रेट नहीं होता। मैक्सिमम हमारा लगता है 25% का 115 बीएससी के केस में। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, सरचार्ज जो होता है ना वो कोई स्लैब रेट नहीं होता। इट इज नॉट अ स्लैब रेट। सरचार्ज इज नॉट अ स्लैब रेट, इट इज अ फ्लैट रेट। हमने क्या करना है, हमारी टोटल इनकम देखनी है कि हमारी यहां फॉल कर रही है, यहां फॉल कर रही है, यहां फॉल कर रही है। जिस कैटेगरी में फॉल कर रही है वो वाला रेट हमने एज अ फ्लैट रेट हमने ऐड कर देना है हमारे टोटल टैक्सेशन के अमाउंट के अंदर। इस तरह से हमने सरचार्ज को कैलकुलेट करना होता है। अच्छा इसके बाद हमारा एक थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट आता है, ध्यान से देखना क्या होता है। ये कहता है कि अगर आपकी जो टोटल इनकम है उस टोटल इनकम में ये 4 चीजें अगर उसके अंदर इंक्लूडेड है तो इन 4 चीजों पे जो उनका टैक्स का अमाउंट बनता है उस टैक्स के ऊपर जो आप सरचार्ज कैलकुलेट करोगे वो कभी भी 15% से ज्यादा हो नहीं सकता। इसका मतलब ये 4 चीजें, इनको बोलेंगे स्पेशल इनकम। अगर ये 4 चीजें आपकी टोटल इनकम के अंदर इंक्लूडेड है तो आपने क्या करना है, पहले टोटल इनकम पे जितना भी टैक्स बनता है उसको कैलकुलेट करो।
फिर देखो कि इन 4 चीजों पे आपका कितना टैक्स बन रहा है। उन 4 चीजों पे आपका सरचार्ज का रेट जो होगा ना वो कभी भी 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर चाहे आपका बाकी पूरी इनकम पे आपका 25% लग रहा हो या 37% लग रहा हो, इनके ऊपर जितना भी सरचार्ज बनता है वो कभी भी 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। पहला क्या है? सबसे पहला है हमारा डिविडेंड इनकम। क्या है हमारा डिविडेंड इनकम? ये क्या होता है? हमारी जो भी डिविडेंड की इनकम होती है वो सारी जो हमारी अदर सोर्सेज के हेड में जाती है, उसके ऊपर जो हमारा सरचार्ज है 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला। ये कौन सा होता है? जो कि आपका लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है 20% के रेट वाला, ये वो वाला है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला। ये क्या है? आपको लिस्टेड शेयर्स और सिक्योरिटीज पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो 112A में कवर होता है। शॉर्ट टर्म वाला हमने देख लिया यहाँ पर 111A में, लॉन्ग टर्म होता है 112A में। इसके ऊपर कितना टैक्स रेट होता है? आपका 12.5% का आपका टैक्स रेट होता है। और लास्ट हमारा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला। 112 वाला इसमें क्या होता है? लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के अलावा बाकी जितने भी आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं वो वाले यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो देखो सिंपल है, इन चारों पर अगर आपको कोई इनकम आती है, इन चारों में आपको कुछ इनकम आती है, तो उसके ऊपर जो आपने टैक्स कैलकुलेट करना है उसके ऊपर जो आपका सरचार्ज लगेगा वो कभी भी 15% से ज्यादा हो नहीं सकता। आओ देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है। सपोज आपकी जो टोटल इनकम है उसके अंदर ये वाली 4 इनकम इंक्लूडेड है। कौन सी? एक तो होगी आपकी 111A, एक 112, एक 112A वाली, और एक होगी आपकी डिविडेंड इनकम। ये सारी की सारी आपकी टोटल इनकम का पार्ट बन चुकी है। तो आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है सरचार्ज? सबसे पहले देखो, सबसे पहला केस है, अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख है तो यहाँ पे तो सिंपल है, कोई सरचार्ज लगेगा ही नहीं। टोटल इनकम आपकी अबव 50 लाख है, अप टू 1 करोड़ है तो 10% ऑफ टैक्स आपका सरचार्ज लग जाएगा। टोटल इनकम आपकी 1 करोड़ से ज्यादा अप टू 2 करोड़ से तो कितना लगेगा? 15% ऑफ टैक्स। लेकिन इसके बाद जो हमारा फोर्थ केस आता है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। इसमें देखना क्या होता है, अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो मोर देन 2 करोड़ से इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम, आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम मोर देन 2 करोड़ से, तो एक बात बताओ आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करोगे? आप करोगे इस वाली कैटेगरी, आप 25% ऑफ टैक्स वाले सरचार्ज की कैटेगरी में आप फॉल करोगे। 25% वाले सरचार्ज की कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हो तो आप देखो सर, आपकी जो स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम के ऊपर तो आपका सरचार्ज 15% से ज्यादा हो नहीं सकता, राइट? तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखो आपके स्पेशल इनकम पे कितना टैक्स है, उसका टोटल करो और उसके ऊपर 15% का सरचार्ज आप लगा दो। उसके बाद देखो स्पेशल इनकम के अलावा आपके अगर रिमेनिंग इनकम कुछ बचती है, तो वो जो रिमेनिंग इनकम जो आपकी बचती है अगर वो अप टू 2 करोड़ है ना, तो उनके ऊपर आप 15% का सरचार्ज लगाओ। अगर वो मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ है तो 25% का आप उस पर सरचार्ज लगाओ, और अगर वो मोर देन 5 करोड़ है तो 37% का आप उस पर सरचार्ज लगाओ। तो देखो सिंपल है, दोबारा देखते हैं। मान लो आपकी टोटल इनकम है उसके अंदर आपकी स्पेशल इनकम इंक्लूडेड है। स्पेशल इनकम ये ऊपर जो 4 हमने देखी, डिविडेंड और बाकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, ये 4 चीजें आपकी टोटल इनकम के अंदर इंक्लूडेड है, इसे बोलेंगे स्पेशल इनकम। अगर ये 4 चीजें इंक्लूडेड है तो आप देखो आपकी जो टोटल इनकम है वो 2 करोड़ से ज्यादा, यानी कि 25% के सरचार्ज के अंदर वो फॉल करती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो स्पेशल इनकम को अलग करना है, उसके ऊपर जो टैक्स बनता है उसके ऊपर आपने 15% का सरचार्ज ऐड कर देना है। उसके अलावा देखो स्पेशल इनकम के अलावा आपकी कितनी रिमेनिंग इनकम बची है, जितनी भी आपकी रिमेनिंग इनकम बची है उनके ऊपर दोबारा से आप कुछ क्राइटेरिया लगाओ। सबसे पहले देखो जो आपकी रिमेनिंग इनकम है क्या वो अप टू 2 करोड़ है? अगर अप टू 2 करोड़ है तो रिमेनिंग इनकम पे 15% का सरचार्ज लगा दो। अगर वो रिमेनिंग इनकम आपकी 2 करोड़ से ज्यादा अप टू 5 करोड़ है तो उस पर 25% का सरचार्ज लगा दो, और अगर रिमेनिंग इनकम 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो उसके ऊपर 37% का आपने सरचार्ज लगा देना है। आओ एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे हमने मल्टीपल केसेस यहाँ पर हमने कवर करे, एक एक करके सारे केस को देखते हैं। तो चलो एक एक करके सारे केसेस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं केस नंबर 1। ये कहता है कि देखो हमारी स्पेशल इनकम है 15 लाख की, हमारी जो अदर इनकम है, रिमेनिंग इनकम हमारी 25 लाख की, टोटल कितना हुआ 40 लाख। तो बताओ सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? आंसर इज बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से कम है, लेस देन 50 लाख है, तो यहाँ पर कोई हमारा सरचार्ज लगेगा ही नहीं। नेक्स्ट हमारा केस आता है स्पेशल इनकम है 20 लाख, अदर इनकम है 35 लाख, टोटल कितनी है आपकी 55 लाख, सरचार्ज लगेगा ही नहीं लगेगा? द आंसर इज बिल्कुल लगेगा। आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा की, अबव 50 लाख है, तो यहाँ पर कोई हमारा सरचार्ज नहीं, सरचार्ज हमारा लगेगा, 10% के रेट से हमारा सरचार्ज लगेगा।
नेक्स्ट हमारा केस आता है स्पेशल इनकम है आपकी 70 लैक्स, अदर इनकम है आपकी 80 लैक्स, टोटल कितनी है आपकी 1.5 करोड़ की आपकी टोटल इनकम हुई। बताओ आप कौन से सरचार्ज के रेट में फॉलो करते हो? आप फॉलो करते हो अबव 1 करोड़ अप टू 2 करोड़, इसका मतलब आपका सरचार्ज लगेगा 15% के रेट से आपका सरचार्ज लगेगा। तो 15% के रेट से हमने सरचार्ज लगा दी, यहां तक हमारी कोई इश्यू वाली बात है ही नहीं। आगे के जितने केसेस हैं सारे आपने बहुत 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 ध्यान से सुनने। सबसे पहला केस है केस नंबर 4, हमने देखना है 1 2 3 हो गए, 4 हमने देखना है स्पेशल इनकम है आपकी 1.5 करोड़, अदर इनकम है 1 करोड़, टोटल कितनी है आपकी 2.5 करोड़ की आपकी टोटल इनकम होगी। कौन से ब्रैकेट में आप फॉल करें? आप करें 2 करोड़ से ज्यादा, अबव 2 करोड़ अप टू 5 करोड़, यानी 25% के रेट में आप फॉल करें। लेकिन एक बात बताओ, स्पेशल इनकम पे जो आपका सरचार्ज लगता था वो मैक्सिमम लगता था आपका 15%, स्पेशल इनकम पे मैक्सिमम 15% है, तो यहाँ पर तो हमारा 15% फिक्स हो गया। उसके बाद हमने देखना है कि सर स्पेशल इनकम की बात, ये देखो यह जो हमने नीचे लॉ पढ़ा है ये वाला, यहाँ पर ये बार मिटा लेते हैं। यहाँ देखो, अगर आपकी इनकम टोटल इनकम आपकी 2 करोड़ से ज्यादा है, टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, तो आपने क्या करना है, उसमें स्पेशल इनकम जितनी है उसके ऊपर 15% का सरचार्ज, और बाकी रिमेनिंग इनकम को आपने यहाँ पर देखना है। अप टू 2 करोड़ तो 15%, मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ तो 25%, 5 करोड़ से ज्यादा तो 37%, इस तरह से हमने इसको करना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हमारा केस नंबर 4 क्या कहता है कि आपकी स्पेशल इनकम 1.5 करोड़, अदर इनकम 1 करोड़, टोटल आपके 2.5, इसलिए आपका एक काम करो, जो आपकी स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम के ऊपर तो कर दो 15% फिक्स। उसके बाद देखो रिमेनिंग टोटल इनकम आपकी कितनी, 1 करोड़, यानी कि लेस देन 2 करोड़, तो इसके ऊपर कितना करोगे? इसके ऊपर भी आप 15% का ही सरचार्ज लगा दो। नेक्स्ट हमारा केस आता है केस नंबर 5, स्पेशल इनकम है आपकी 2.6 करोड़, उसके अलावा बाकी आपकी इनकम है 40 लैक्स, ओनली 40 लैक्स की आपकी इनकम है। तो बताओ यहाँ पर हमारे कैसे सरचार्ज लगेगा? टोटल आपकी होगी इनकम 3 करोड़ की। सबसे पहले देखो स्पेशल इनकम पे आपका 15% फिक्स है, आप 25% के ब्रैकेट में फॉल करते हो, लेकिन स्पेशल इनकम पे आपका 15% फिक्स हो गया। उसके बाद देखो स्पेशल इनकम के अलावा बाकी रिमेनिंग इनकम कितनी है, वो है आपकी 40 लैक्स, यानी कि लेस देन 2 करोड़। यहाँ पर ये मत सोचना कि 50 लाख से कम है तो मैं सरचार्ज लगाऊंगा ही नहीं, ऐसा मत सोचना। आपने देखना है कि अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप 25% के ब्रैकेट में आ गए, लेकिन आपने देखना है स्पेशल इनकम पे आपने 15% लगाना है, और उसके बाद जितनी भी बची अगर वो अप टू 2 करोड़ है तो आपने उसको 15% के अंदर डालना है। ये मत सोचना कि 50 लाख से कम है तो मैंने उस पर कोई भी सरचार्ज नहीं लगाना, ऐसा मत सोचना। नेक्स्ट हमारा केस आता है केस नंबर 6, आपकी स्पेशल इनकम है 50 लैक्स, अदर इनकम है 2.2 करोड़, टोटल इनकम आपकी आएगी 2.7 करोड़, 2.7 यानी कि 25% के ब्रैकेट में आप फॉल करके 50 लैक्स में तो आप लगा दो सीधा 15% स्पेशल इनकम पे। बाकी कितनी बची आपकी 2.2 करोड़ बची, मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ वाले उसमें में फॉल करती है, तो अगेन 25% का यहाँ पर आपने सरचार्ज उसके ऊपर लगा देना है। नेक्स्ट हमारा केस आता है केस नंबर 7, आपकी स्पेशल इनकम है 2.2 करोड़, आपकी अदर इनकम है 4.8 करोड़, टोटल कितनी हुई आपकी 7 करोड़, भी 7 करोड़ की आपकी इनकम होगी। अब एक बात बताओ, आप किस में फॉल करते हो? आप फॉल करते हो 37% के रेट के अंदर, 37% के सरचार्ज के अंदर आप फॉल करते हो, लेकिन स्पेशल इनकम पे आप लगाओगे 15%, यहां तो फिक्स है। उसके अलावा कितनी बची आपकी 4.8 करोड़ बची, 4.8 करोड़ आपकी बची, तो 4.8 करोड़ जो आपकी बची वो किस रेंज में फॉल करती है? वो करती है मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़, तो यहाँ पर आप 25% का ही यहाँ पर आप सरचार्ज लगा पाओगे। ये मत सोचना कि यहाँ पर 37 लगा दिया, ऐसा नहीं। टोटल इनकम माना आपके 7 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन स्पेशल इनकम के अलावा जितनी भी इनकम बच रही है वो सारी की सारी आपकी 2 to 5 के अंदर बीच में फॉल करती है, इसलिए आपके 25% का यहाँ पर रेट लगेगा। लास्ट हमारा केस आता है, आपकी जो स्पेशल इनकम है वो 90 लैक्स, उसके अलावा स्पेशल इनकम के अलावा रिमेनिंग इनकम आपकी 5.1 करोड़, टोटल इनकम कितनी हुई? टोटल आपकी होगी 6 करोड़। तो काम करो स्पेशल इनकम पे तो 15% लगा दो, उसके अलावा जो बची उसको देखो क्या वो 5 करोड़ से ऊपर है। द आंसर इज बिल्कुल यहाँ पे हमें 5 करोड़ से ऊपर दिख रही है, 5.1 करोड़ दिख रही है, तो 5.1 करोड़ पे आप 37% का यहाँ पर रेट लगाओगे। लेकिन अगेन यहाँ पर ये अगर 115 BAC होता, 115 BAC होता तो ये 37 नहीं होगा, ये हमारा होता 25% मैक्सिमम। 115 BAC के अंदर मैक्सिमम हमारा 25% का ही रेट चलता है। इसके बाद देखते हैं सर, हमने देख लिया इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, इन सब का हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा सरचार्ज फर्म, LLP और लोकल अथॉरिटी के केस में क्या होता है। तो देखो फर्म, LLP और लोकल अथॉरिटी के केस में हमने देखा था टैक्स रेट था हमारा 30%, वो था हमारा
फिक्स रेट, टैक्स रेट तो 30%, वैसे इसका सरचार्ज जो है वो भी फिक्स है हमारा 12% ऑफ टैक्स, लेकिन कब लगेगा, जब उसकी टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ होगी तभी लगेगा। इसका मतलब सर 1 करोड़ की इनकम उसकी होगी तो कोई सरचार्ज नहीं है, सीधा सीधा 30% का उसका रेट लगेगा टैक्स का। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो पहले 30% का टैक्स, उसके ऊपर 12% का सरचार्ज और उसके ऊपर 4% का सेस। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी जो टोटल इनकम है फर्म की वो है 1 करोड़ 20 लाख, तो आपने कैसे करना है, 1 करोड़ 20 लाख का पहले आपने 30% कैलकुलेट करना, आपका आ गया 36 लाख का। 36 लाख में आपने क्या करना है, इसके ऊपर 12% सरचार्ज ऐड करना है, आ गया 40 लाख 32,000। उसके ऊपर आपने 4% सेस ऐड करना है, आपका आ जाएगा ये 41 लाख 93,280 ये फिगर आपकी आ जाएगी टोटल टैक्स लायबिलिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सर कंपनी के केस में क्या होता है। तो देखो कंपनी के केस में याद आपका टैक्स रेट कैसा होता था, टैक्स रेट होता था फॉरेन कंपनी का आपका 35%, डोमेस्टिक कंपनी का एक होता था 25% और एक होता था 30%। यहां पर लिखा है कि अगर आपके कंपनी की अगर आपका जो टोटल इनकम होती है वो अगर 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ अप टू 1 करोड़ है तो फिर कोई सरचार्ज नहीं है। 1 करोड़ से ज्यादा अगर हो जाती है अप टू 10 करोड़ तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में लगता है 7%, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो लगता है 12%। फॉरेन कंपनी के केस में बिल्कुल सेम लिमिट्स है, 1 करोड़ मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ तो आपका लगता है 2%, और अगर मोर देन 10 करोड़ होता है 5%। यहाँ पर देखो डोमेस्टिक कंपनी के केस में हमारा सरचार्ज ज्यादा है और फॉरेन कंपनी के केस में कम है, इसलिए क्योंकि फॉरेन कंपनी के केस में ऑलरेडी हमारा जो टैक्स रेट था वो थोड़ा सा ज्यादा था। फॉरेन कंपनी के केस में हमारा टैक्स रेट कितना था, 35% था। डोमेस्टिक कंपनी के केस में दो थे, एक था हमारा 25%, एक था हमारा 30%। इसलिए कि यहाँ पर पहले से ही हमारा टैक्स रेट थोड़ा सा कम है तो यहाँ पर हमारा सरचार्ज थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। फॉरेन कंपनी के केस में हमारा पहले से ही हमारा टैक्स का रेट ही ज्यादा था, इसलिए सरचार्ज थोड़ा सा कम रखा गया। तो देखो याद रखते हैं डोमेस्टिक कंपनी के केस में आपकी अगर टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ है तो उसके ऊपर आपका 7% का सरचार्ज लगेगा। 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो 12% का लगेगा। फॉरेन कंपनी के केस में मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ है तो उसमें 2% का सरचार्ज, और अगर 10 करोड़ से भी ज्यादा आपकी टोटल इनकम है तो पूरे 5% का आपका सरचार्ज यहां पर लग जाएगा। लास्ट हमारा आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में एग्जैक्टली सेम जैसे हमने ऊपर डोमेस्टिक कंपनी का देखा, एग्जैक्टली सेम यहां पर हो जाता है। आपकी टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ है तो आपका 7%, मोर देन 10 करोड़ है तो आपका 12% का आपका सरचार्ज लग जाएगा। तो चलो एक काम करते हैं, सरचार्ज से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से सारी क्लैरिटी आ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो कोई पर्सन है मिस्टर ए, ये एक रेजिडेंट है और एज इसकी है 30 ईयर्स। इसकी कुछ इनकम होती है, हमने क्या करना है इसकी इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। एक बार हमने कैलकुलेट करनी है 115 बीएससी के अकॉर्डिंग और एक बार हमने कैलकुलेट करनी है ऑप्टेड आउट यानी कि नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट करनी है। अब देखते हैं इसकी टोटल इनकम में क्या क्या आता है। इसकी टोटल इनकम में सबसे पहली चीज आती है कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। ये कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ये, जिसका हमारा टैक्स रेट होता है हमारा 20% का। नेक्स्ट है अपना कैपिटल गेन 112, ये 1 करोड़ का, इसका हमारा टैक्स रेट होता है 12.5%, ये होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट हमारा आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 14 लाख का, इस पे हमारा रेट होता है अगेन 12.5% का इन एक्सेस ऑफ 1,25,000। 1,25,000 के ऊपर जितनी भी हमारी इनकम आती है 112A के अंदर, उसके ऊपर हमारे 12.5% के रेट से टैक्स लग जाता है। इसके अलावा एक है हमारी डिविडेंड की इनकम 16 लाख की, और उसके अलावा जितनी भी सारी इनकम है वो है सारी 5 करोड़ 32 लाख की। हमने क्या करना है उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। आओ देखते हैं कैसे करनी है, एक बार इसी तरह मिटा लेते हैं। चलो सबसे पहले देख रहे हैं 115 बीएससी के अकॉर्डिंग। अब एक बात बताओ, हमारी टोटल इनकम कितनी हुई, 5 करोड़ 32 लाख प्लस 16 प्लस 14 प्लस 1 करोड़ प्लस 50 लाख, टोटल हमारी आई 7 करोड़ 12 लाख। लेकिन ध्यान रखना हम फॉल तो कर रहे हैं हम लोग 37 के ब्रैकेट में, 37% के ब्रैकेट में हम फॉल कर रहे हैं सरचार्ज के केस में। लेकिन ध्यान रखना हम 115 बीएससी के अंदर है तो यहाँ पर हमारा जो सरचार्ज है मैक्सिमम हमारा लगेगा 25% का, राइट। चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला, इनकम कितनी है 50 लाख की, टैक्स है हमारा 20%, 10 लाख का हमारा टैक्स आ गया। फिर देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला, इनकम है 1 करोड़ की, टैक्स रेट है 12.5%, 12.5 लाख का यहाँ पर हमारा टोटल टैक्स आ गया हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे।
फिर आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला, हमारा लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज वाला। 14 लाख की हमारी इनकम है, 1,25,000 तक एग्जेप्ट, उसके ऊपर की जितनी भी इनकम है उसके ऊपर 12.5% का हमारा इस तरह से हमारा टैक्स आ गया। उसके अलावा हमारी कौन सी इनकम बची, एक हमारी बची ये 5 करोड़ 32 लाख वाली, यहाँ पर ऊपर देखो, यहाँ पर 5 करोड़ 32 लाख, और इसके साथ हमारी बची 16 लाख की डिविडेंड। हमने क्या करना है, 5 करोड़ 32 लाख वाली इनकम और साथ में 16 लाख का डिविडेंड, दोनों को ऐड करके उसके ऊपर हमने स्लैब रेट लगाना है। डिविडेंड के ऊपर हमारा स्लैब रेट ही लगता है, तो दोनों के ऊपर हमने स्लैब रेट लगाएंगे अगर 115 BAC के अकॉर्डिंग, तो हमारा इतना टैक्स बनेगा। उसको हम टोटल करते हैं तो हमारे टोटल टैक्स लायबिलिटी बिफोर सरचार्ज हमारी आ जाती है इतनी, ये वाली फिगर हमारी आ जाती है। इसके बाद देखते हैं कि हमने आखिर सरचार्ज किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो देखो हमारी जो स्पेशल इनकम है, हमारी स्पेशल इनकम कौन सी, एक हमारी कैपिटल गेन वाली है, एक हमारी डिविडेंड वाली है। इन दोनों के ऊपर जितना भी हमारा टैक्स बनता है उसके ऊपर आपने 15% का सरचार्ज निकालना है। अब सवाल ये आता है कि सर ये जो डिविडेंड इनकम है, ये जो डिविडेंड इनकम है, इसके ऊपर आपने टैक्स निकाला कैसे? क्योंकि ऊपर तो हमने इसको स्लैब रेट निकालते हुए इसके अंदर इंक्लूड कर दिया था, स्लैब रेट के साथ इसको ऐड कर दिया था हमने, राइट। तो हमने इसके ऊपर जो टैक्स इसके ऊपर हमने एलोकेट करना है डिविडेंड की इनकम के लिए, वो हमने कैसे निकालना है आओ देखते हैं। सबसे पहले काम करो, आप एक काम करो, टोटल टैक्स जितना आपका बनता था वो ले लो, बनता है 161,30,000, ये वाला 1,61,31,30,000। सबसे पहले वो ले लो, उसको डिवाइड कर दो अपनी टोटल इनकम से, टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 16 लाख। 16 लाख क्या है, हमारी डिविडेंड की इनकम। बेसिकली हमने प्रोपोर्शनेटली देख लिया कि टोटल इनकम पे जितना टैक्स बनता था उसमें प्रोपोर्शनेटली हमारा डिविडेंड इनकम पे कितना टैक्स बनता था वो निकाल लिया। वो आया हमारा 4,70,949, ये फिगर आई। इस फिगर पर आपने 15% के रेट से सरचार्ज निकाला, और उसके अलावा बाकी आपकी जितनी भी आपका टैक्स बचा वो बचा, इतना बचा, कितने, ये कैसे निकाला आपने, टोटल जो आपको ऊपर टैक्स बनता था, एक सेकेंड, टोटल जो आपको ये वाला टैक्स बनता था 161,30,000, इसमें से आप एक काम करो, ये 479.49 माइनस करो, 479.49 माइनस करो, आपका आ जाता है 156,49,051, ये वाली फिगर आपकी आ जाती है। इसके ऊपर आप 25% के रेट से टैक्स लगाओ, 391,4,763। इस तरह से आपकी सरचार्ज कैलकुलेट किया जाएगा। इनका टोटल करो, फिर इसको और इसको ऐड करो, आपका आ जाएगा टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज, और उसके बाद आपने उसमें 4% का सेस ऐड कर देना, आपके आ जाएगी नेट टैक्स लायबिलिटी, ये आ जाएगी आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी। इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है। दूसरा देखते हैं, दूसरा केस हमारा हो सकता है नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। एसएससी ने क्या किया, नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट को फॉलो किया। तो देखो सबसे पहले अगेन सेम आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 10 लाख कैलकुलेट हुआ जैसे हमने पहले किया, फिर यहाँ पर 12 लाख कैलकुलेट हुआ, यहाँ पर अगेन सेम फिगर आई। इसके बाद ये वाली फिगर हमारी थोड़ी सी डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्लैब रेट चेंज हो गया, हमारा स्लैब रेट नॉर्मल प्रोविजन वाली, तो यहाँ पर ये वाली फिगर हमारी थोड़ी सी चेंज हो गई। अगेन सरचार्ज कैसे कैलकुलेट होगा, कैपिटल गेन पे तो एग्जैक्ट सेम हमारी जो फिगर पहले आई थी वो आएगी। डिविडेंड पे अगेन हमने वैसे करना है, टोटल हमारे कितना टैक्स बना डिवाइडेड बाय टोटल इनकम जिसके ऊपर स्लैब रेट लगा मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड वाली इनकम, आपकी आ जाएगी प्रोपोर्शनेट डिविडेंड के ऊपर कितना टैक्स बनता था वो फिगर आ जाएगी। वो फिगर आ गई यहाँ पर, उसके ऊपर 15% का सरचार्ज। बाकी आपकी कितनी इनकम बची, अब देखो बाकी आपकी इनकम कितनी बची, आपकी इनकम बची मोर देन 5 करोड़। कैसे, ये वाली सारी हटा दो, और उसके बाद आप देखो 5 करोड़ 32 लाख आपकी, ये वाली जो आपकी इनकम थी, ये वाली, एक सेकेंड मिटा देते हैं, ये वाली जो आपकी इनकम थी 5 करोड़ 32 लाख ये बची, ये हमारी क्या है 5 करोड़ से ऊपर की, इसका मतलब यहाँ पर 37% का हमारा सरचार्ज लगेगा। तो 37% का अगर हमने सरचार्ज लगाना है तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। टोटल हमारा सरचार्ज आ जाएगा ये वाली फिगर, हमने इसको ऐड करना है टैक्स के साथ, और उसके ऊपर बाद हमने उसके ऊपर सेस ऐड करना है, ये आ जाएगी आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी, ये आ जाएगी आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी 2,59,29,600। इस तरह से हमने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट आता है वो आता है हमारा मार्जिनल रिलीफ इन सरचार्ज। ये क्या होता है, बहुत ही ध्यान से सुनना है। देखो बहुत सी बार क्या होता है कि हमारी जो इनकम होती है वो हमारी सरचार्ज के प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से हल्की सी ऊपर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल उसकी एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है मिस्टर ए, इसकी एज है 35 ईयर्स और इसकी टोटल इनकम है 51 लाख। ये क्या करता है 115 BAC से ऑप्ट आउट कर लेते हैं, नॉर्मल प्रोविजन में आ जाता है। हमें क्या करना है, हमें इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, और ध्यान रखना है इसकी इनकम है 51 लाख। क्या है 51 लाख, जस्ट अ लिटिल बिट अबव द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट।
सरचार्ज की लिमिट क्या होती है? 50 लाख से ऊपर होती है, उसके ऊपर 10% का सरचार्ज लग जाता है, राइट। इसके केस में 51 लाख की इसकी इनकम है, बिल्कुल जरा सी इसकी इनकम जो है वो हमारी प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर है। आओ देखो इसके केस में हमने किस तरह से टैक्स को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक हमारा कंसेप्ट आएगा मार्जिनल रिलीफ का। आओ एक एग्जाम्पल से देखते हैं, आओ इसे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी जो टोटल इनकम है वो है 51 लैक्स। इसकी है टोटल इनकम रुपीज 51 लैक्स। अब एक बात बताओ, 51 लैक्स पे नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कितना टैक्स बनता है हमारा बनता है पहले 10 लाख पे हमारा बनता है 1,12,500 और उसके ऊपर नेक्स्ट हमारे बचे 41 लैक्स पे 30% के हिसाब से आपका बनता है 12,30,000। टोटल कितना बना आपका 13,42,500। इतना आपका टोटल टैक्स बनता है। लेकिन एक मिनट रुको, यहां पर हमने देखा हमारी टोटल इनकम है 51 लाख से, इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा सरचार्ज लगेगा, राइट। तो इसमें आप 10% का सरचार्ज ऐड करो, 10% का सरचार्ज ऐड करो, 134250 इतना आप इसमें ऐड करो। कितना आ गया आपका? यह आ गया आपका 1476,750। यह आ गया आपका पूरा टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑन 51 लाख इनकम। लेकिन एक बात बताओ, मान लो इसकी जो इनकम है वो 51 लाख की जगह इसकी इनकम होती 50 लाख। कितनी होती? 50 लाख अगर इसकी इनकम होती तो इसके ऊपर कितना टैक्स बनता? आओ देखते हैं। 50 लाख अगर इसकी इनकम होती तो पहले 10 लाख पे तो अगेन वही सेम अपना कितना बनता? 112,500 इतना बनता। बाकी इसके अलावा बाकी जो हमारे 40 लाख बचे उस पे हमारा 30% के रेट से अपना लगा 12 लाख का। टोटल हमारा आ गया यहाँ पर 13,12,500। इतना हमारा इसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई। यहाँ पर हमारा कोई सरचार्ज नहीं आएगा। सरचार्ज हमारा 50 लाख से ऊपर की इनकम का आता है। हमारी इनकम है अप टू 50 लाख, हमारी इनकम है 50 लाख की, अप टू 50 लाख कोई सरचार्ज नहीं आएगा। ये हमारे टोटल इसकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। अब एक बात बताओ, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, इसका और इसका, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? देखो 1476,750 माइनस 13,500 1,64,250। अब एक बात बताओ बड़ी ध्यान से, आप मुझे देखो यहाँ पर ध्यान से देखो। इसने क्या किया, मिस्टर ए ने क्या किया, इसने अगर 51 लाख कमाए तो इसके लिए जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो बन रही है 1476,750। लेकिन अगर इसने 50 लाख कमाए होते तो इसकी लायबिलिटी बनती 13,12,500। इसने 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा कमाई करी और उस 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा कमाई करने के चक्कर में इसकी जो टैक्स लायबिलिटी थी वो बन गई 1,64,250। यानी कि देखो जितना उसने इनकम कमाई एक्स्ट्रा, 1 लाख रुपए उसने एक्स्ट्रा कमाया, उसके चक्कर में 1,64,250 का इसका टैक्स बढ़ गया। इसका मतलब 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में उसको 1 लाख रुपए की इनकम से ज्यादा उसका टैक्स बढ़ गया। थोड़े से इनकम एक्स्ट्रा कमाई उसने क्या किया, प्रिस्क्राइब लिमिट से हल्की से इनकम ऊपर कमाई और उसकी वजह से उसकी टैक्स लायबिलिटी उसकी एक्स्ट्रा इनकम से ज्यादा बढ़ गई। तो आप बताओ क्या ये चीज फेयर है? कि थोड़ी सी इनकम उसकी एक्स्ट्रा बढ़ जाए और उससे ज्यादा उसका टैक्स लग जाए? क्या ये चीज फेयर है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट, दिस इज नॉट फेयर। तो ऐसे में इनकम टैक्स वाले कहते हैं आप एक काम करो, जितना आपका 50 लाख की इनकम पे टैक्स बनता है पहले वो निकालो। 50 लाख की हमारी इनकम पे कितना बना? 50 लाख की हमारी इनकम पे बना था पीछे हमारा था 13,12,500। 50 लाख की हमारी इनकम पे हमारा बनता टैक्स 13,12,500। एक आप ये काम करो और उसके बाद एक काम करो, अगर आपकी एक्स्ट्रा इनकम की वजह से आपका टैक्स लायबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, आपकी इनकम से भी ज्यादा बढ़ रही है, तो एक काम करो जितनी आपकी इनकम थी उतना ही टैक्स दो, उसके ऊपर का हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये कहते हैं कि जितना आपका 50 लाख पे टैक्स बनता था पहले तो आप वो दे दो, उसके बाद जितना आपकी एक्स्ट्रा इनकम होती थी ना सारी की सारी वो दे दो। कितनी थी हमारी? 1 लाख रुपए। 51 लाख की थी, राइट। तो 50 लाख के ऊपर कितनी बनी? 1 लाख रुपए, आप वो दे दो। उसके बाद उसके ऊपर का आपका जो हमने टैक्स माफ कर दिया उससे हम बोलेंगे आपका मार्जिनल रिलीफ। तो ध्यान से देखो इसने कितनी पेमेंट करी? 14,12,500 की इसने टोटल इसकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, नेट टैक्स लायबिलिटी। और हमारा मार्जिनल रिलीफ कितना आ जाएगा? हमारा पहले टैक्स बनता था बिना मार्जिनल रिलीफ के बनता था 1476,750। अब कितना बन रहा है? 14,12,500। इनका डिफरेंस कितना हुआ? 64,250। ये हो जाएगा हमारा टोटल मार्जिनल रिलीफ।
आओ एक बार क्वेश्चन के अंदर भी देख लेते हैं क्या लिखा है। देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले देखो ये स्टेप आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 51 लाख के ऊपर आपने टैक्स निकालना है। 51 लाख के ऊपर कितना निकला, पहले 50 इतना निकला, उसके ऊपर आपने सरचार्ज ऐड किया, आपको टोटल इतना आ गया 1476,750 का आपका 51 लाख के ऊपर आपका टैक्स आ गया। फिर देखो अगर आपकी इनकम जस्ट अ लिटिल बिट अबव द प्रिस्क्राइब लिमिट है तो आपने देखना है कि प्रिस्क्राइब लिमिट पे आपका कितना टैक्स बनता था। प्रिस्क्राइब लिमिट थी 50 लाख। 50 लाख के ऊपर आपका कितना टैक्स बनता है, वो बनता है आपका 13,500। ये ले लो। इसके बाद देखो आपके एक्स्ट्रा इनकम की वजह से क्या आपकी टैक्स लाइबिलिटी एक्स्ट्रा इनकम से भी ज्यादा बढ़ रही है। अगर आपके एक्स्ट्रा इनकम की वजह से आपकी टैक्स लाइबिलिटी एक्स्ट्रा इनकम से भी ज्यादा बढ़ रही है तो एक काम करो, जितनी आपकी एक्स्ट्रा इनकम बनती थी वो दे दो टैक्स में, वो दे दो टैक्स में। फाइनली जो टैक्स पे करेगा वो करेगा ये 14,500। और देखो जितना आपका टैक्स बनता था बिफोर मार्जिनल रिलीफ इतना बनता था, और मार्जिनल रिलीफ मिलने के बाद आपका इतना बनेगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे बोला जाएगा मार्जिनल रिलीफ। ये जो फिगर है 64,250, ये हो गया हमारी मार्जिनल रिलीफ के अमाउंट। और फाइनल जो हम टैक्स पे करेंगे वो हम पे करेंगे एक ये वाला, एक सेकंड मिटा लेता हूँ। फाइनल जो हम टैक्स पे करेंगे वो करेंगे 14,500, इसके ऊपर 4% का सेस ऐड करेंगे तो 14,69,000। इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, इससे आपकी क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी। सपोज कोई पर्सन है मिस्टर बी, इसकी एज है 65 ईयर्स और इसकी टोटल इनकम है 1,01,50,000। इसने क्या किया, सेक्शन 115 बीएससी से ऑप्ट आउट कर लिया, यानी कि नॉर्मल प्रोविजन के अंदर ये रिटर्न फाइल करते हैं। इसकी हमने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। आओ देखते हैं कैसे करनी है। सबसे पहले क्या करो, पूरे 1,01,50,000 पे इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग इसको सीनियर सिटीजन का बेनिफिट देने के बाद हमारी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो बनती है 28,50,000 की। उसमें क्या करो, उसमें आप 15% का सरचार्ज ऐड कर दो। 15% का सरचार्ज क्यों, क्योंकि देखो पहले 50 लाख की इनकम होती है तो वहां पर कोई सरचार्ज नहीं। 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक आपका 10% एंड 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम है तो वहां पर आपका 15% का सरचार्ज लग जाता है। तो यहाँ पे 15% का सरचार्ज ऐड किया, इतनी आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई 1,01,50,000 की इनकम पे। उसके बाद देखो कि देखो 1 करोड़ की, मान लो अगर आपकी इनकम 1,01,50,000 नहीं होती, आपकी इनकम होती पूरे 1 करोड़, तो आपके ऊपर कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती। आपने देखो पहले कैलकुलेट करना है टैक्स लायबिलिटी ऑन 1 करोड़, आपने किया 28,10,000। ये हम स्लैब रेट लगाएंगे सीनियर सिटीजन का बेनिफिट देने के बाद, तो हमारे ये फिगर आएगी। उसके बाद आपने देखना है कि यार अगर मैं 1 करोड़ की इनकम कमाता हूं, 1 करोड़ की इनकम कमाता हूं तो भी तो मेरे ऊपर कुछ ना कुछ सरचार्ज तो लगता है, राइट। कुछ ना कुछ सरचार्ज तो लगता है। मेरा लगता है मेरी इनकम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच वाली जो हमारी सरचार्ज के क्राइटेरिया था उसके अंदर फॉल करती, तो हमारे ऊपर 10% का यहाँ पर सरचार्ज लगता। तो 1 करोड़ की इनकम कमाने के बाद भी 10% का सरचार्ज लगता है, तो 28,10,000 प्लस 10% इतना बन जाता हमारा टोटल। हमारी लायबिलिटी आ जाती 30,91,000, 30,91,000 की हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाती। अब एक बात बताओ, सिर्फ 1,50,000 कमाने के चक्कर में हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो इतनी बढ़ रही है, इन दोनों का जितना भी डिफरेंस आएगा उतनी हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है। कितनी आएगी, डिफरेंस आएगा हमारा 1,92,250। सिर्फ 1,50,000 की हमारी इनकम बढ़ी 1 करोड़ से ऊपर, और उसके वजह से हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो हमारी इंक्रीज होगी इतनी ज्यादा। तो यहाँ पे इनकम टैक्स वाले कहते हैं आप एक काम करो, 1 करोड़ पे जितना आपका टैक्स बन रहा था 30,91,000 वो दे दो, और उसके साथ में आपका जो एक्स्ट्रा इनकम थी 1 करोड़ से ऊपर वाली 1,50,000 वो दे दो। टोटल आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो आएगी इतनी। इसके आपका मार्जिनल रिलीफ कितना होगा, आपका मार्जिनल रिलीफ होगा, एक बार इसे मिटा लेते हैं। आपका मार्जिनल रिलीफ होगा इसका, यानी कि सॉरी, आपका जो मार्जिनल रिलीफ होगा, एक सेकेंड, मार्जिनल रिलीफ जो आपका निकलेगा वो आएगा बिफोर मार्जिनल रिलीफ इतना आपका आता, और आफ्टर इतना है, दोनों का जो डिफरेंस है वो आएगा आपका 42,250। इतना आपका टोटल मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा। टैक्स लायबिलिटी क्या आएगी 32,41,000, ये वाली फिगर। इसके ऊपर आप 4% का सेस ऐड करोगे तो इतनी फिगर आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी में आ जाएगी। इस तरह से आपने एग्जाम में इसको सॉल्व करना है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाला जो एग्जांपल रहेगा ये रहेगा एक डोमेस्टिक कंपनी का। मान लो एक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी एबीसी लिमिटेड। इसका जो टर्नओवर था प्रीवियस ईयर 22-23 में वो था लेस देन 400 करोड़, 400 करोड़ से कम इसका टर्नओवर था। तो एक बात बताओ, 400 करोड़ से कम इसका टर्नओवर था प्रीवियस ईयर 22-23 में, तो इसका टैक्स रेट कितना आएगा, इसका टैक्स रेट आएगा हमारा 25% का हमारा टैक्स रेट आएगा।
और इसकी जो टोटल इनकम है इस बार की वो है 10,01,20,000। 10,01,20,000 की इसकी टोटल इनकम है। हमारी प्रिस्क्राइब लिमिट जो होती है कंपनी की कितनी होती है, एक होती है 1 करोड़, एक होती है 10 करोड़। तो 10 करोड़ से हल्की सी ज्यादा इसकी हमारी टोटल इनकम है। तो बताओ इसका टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, आओ देखते हैं। सबसे पहले देखो इसके पूरे 10 करोड़ 20 लाख पे इसकी कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है। 25% के रेट से इसकी आएगी हमारी 2 करोड़ 50 लाख 30,000। उसके ऊपर आप एक काम करो, 12% का सरचार्ज ऐड करो। क्यों? क्योंकि 10 करोड़ से ऊपर जो हमारी अगर टोटल इनकम होती है तो हमारा 12% का हमारा सरचार्ज वहां पर आ जाता है। सरचार्ज इसमें ऐड करो 12% के रेट से, इतना आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी बिफोर गिविंग मार्जिनल रिलीफ। इसके बाद एक काम करो, देखो कि अगर उसके 10 करोड़ के ऊपर की जो 1,20,000 की इनकम है, अगर वो ना होती, सिर्फ 10 करोड़ तक की आपकी इनकम होती, तो कितना हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती। तो देखो यहां पर एक काम करो, 10 करोड़ के ऊपर 25% का टैक्स निकालो, कितना है 2 करोड़ 50,000। उसमें काम करो 7% का उसके ऊपर सरचार्ज ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर अगर इनकम होती है अप टू 10 करोड़ तो वहां पर भी हमारा 7% का सरचार्ज तो लगता ही था, राइट। तो सरचार्ज हमारा 7% के रेट से कितना आया, 17,50,000। वो ले लो। अब इन दोनों को अगर एक बार ऐड करके देखें, 2 करोड़ 50,000 प्लस 17,50,000, तो हमारा आ गया ये कितना है, 2 करोड़ 67,50,000। इतना हमारा आ गया। अब एक बात बताओ, यहां पर एक बात बताओ, ध्यान से देखो, अगर हमारी इनकम सिर्फ 1,20,000 से बढ़ जाती है, 10 करोड़ के ऊपर सिर्फ 1,20,000 से हमारी इनकम बढ़ जाती है, उसकी वजह से जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है वो इतना डिफरेंस आ जाता है। इतना डिफरेंस आ जाता है। कितना डिफरेंस है, 2 करोड़ 80, डिफरेंस हमारा हो जाता है 12 लाख का, 12,83,600। सिर्फ हमारी 1,20,000 की इनकम बढ़ने की वजह से हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 12,83,600 से बढ़ जाती है। तो एक बात बताओ, यहां पर भी हमें मार्जिनल रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आंसर बिल्कुल मिलेगा। ये कहते हैं आप एक काम करो, सिर्फ 10 लाख पे आपका जितना टैक्स बनता था पहले बोल लो, उसके ऊपर आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा इनकम बनती थी 1,20,000 की बनती थी, वो सारी के सारी ले लो, इतना हमें टोटल पे कर दो। आपका जो 10 करोड़ के ऊपर टैक्स बनता था वो, और 10 करोड़ के ऊपर जितनी आपकी एक्स्ट्रा इनकम थी वो सारी की सारी पे कर दो। इन सबको टोटल करोगे तो ये आपकी आ जाएगी फाइनल अमाउंट। और एक बात बताओ, अगर आपको मार्जिनल रिलीफ निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? आप एक काम करोगे, ये फिगर जो आपकी बिफोर मार्जिनल रिलीफ थी और ये फिगर आपकी आफ्टर मार्जिनल रिलीफ है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 11,63,600। आओ देखते हैं कैसे निकला। 2 करोड़ 80 33,600 माइनस 268,70,000, ये आएगा आपका 11,63,600। ये हो गया हमारा मार्जिनल रिलीफ। यानी कि इन्होंने बोला कि सर आप एक काम करो, अगर आपकी इनकम हल्की सी ज्यादा प्रिस्क्राइब लिमिट से, तो एक काम करो, अगर आपकी इनकम हल्की से ज्यादा होने की वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी बहुत ज्यादा बन रही है तो आप एक काम करो, टैक्स लायबिलिटी मत करो, जितनी आपकी एक्स्ट्रा इनकम बनती थी वो ही हमें दे दो इन एडिशन टू प्रिस्क्राइब लिमिट तक का टैक्स, राइट। इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपका क्वेश्चन या तो आएगा इंडिविजुअल्स का, या फिर आएगा फर्म का, या फिर आएगा कंपनी का। इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे हमने एग्जांपल दे रखे हैं, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, नोट्स जाके डाउनलोड करिए, आपको बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हमने करा दिए गए। आप एक दो बार इस एग्जांपल्स को गो थ्रू करोगे, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ जी, तो लास्ट हमारा जो कंसेप्ट आता है वो आता है रिबेट टू रेजिडेंट इंडिविजुअल्स अंडर सेक्शन 87A। ध्यान से देखो ये क्या होता है। पहली बात, रिबेट जो होती है वो मिलती है किसी भी रेजिडेंट इंडिविजुअल को, नॉन रेजिडेंट को ये नहीं मिलेगी। नॉन रेजिडेंट के लिए जैसे स्लैब रेट हमारे चलते हैं वैसे उसके लिए चलते रहेंगे, उसको कुछ रिबेट नहीं मिलेगी। तो देखो क्या होता है, देखो या तो जो हमारा एसएससी है वो फॉलो करेगा नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, या फिर वो करेगा 115 बीएससी। अगर उसने 115 बीएससी से ऑप्ट आउट करके वो नॉर्मल में आ जाता है तो किस तरह से उसके रिबेट मिलते हैं, आओ देखते हैं। इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि देखो वैसे तो आपके जो स्लैब रेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अप टू 2 लाख आपका नील, 2 लाख से 5 लाख आपका 5%, 5 लाख से 10 लाख आपका 20%, एंड 10 लाख से ऊपर का आपका 30%, राइट। ये कहते हैं कि अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है ना, तो एक काम करो, जितना आपका टैक्स बनता था और जितना और है 12,500, जितना आपका टैक्स बनता था और 12,500, दोनों में से जो भी कम होगा उतने की आप रिबेट ले लो। इन शॉर्ट में बोलूं, 12 आपके जो अगर 5 लाख तक की आपकी इनकम वैसे भी होती है, आपके नॉर्मल प्रोविजन में आपके कितना टैक्स बनता है, 5 लाख तक की इनकम पे आपका वैसे भी आपका टैक्स बनता है 12,500 का। तो इन्होंने बोला टैक्स अमाउंट और 12,500 दोनों में से जो भी लोअर है उतने की आप रिबेट ले लो। इन शॉर्ट 5 लाख तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता।
नॉर्मल प्रोविजन के अंदर 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता, ये कहना चाहते हैं सेक्शन 87A। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, पहला पॉइंट कहता है कि रिबेट जो है वो दी जाएगी बिफोर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये वाला पॉइंट ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये फालतू पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इन एनी केस आपका जो टैक्स है वो नील बन रहा है, तो आप सेस भी किसके ऊपर ऐड करोगे, राइट? सेस ऐड करने के लिए भी पहले आपको टैक्स चाहिए होता है, तो यहाँ पे टैक्स तो आपका बनेगा नहीं, तो पहले पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हो। सेकंड पॉइंट कहता है कि अबव रिबेट इज अवेलेबल अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ इनकम एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। इसका मतलब सर अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो है तो 5 लाख तक, आपको रिबेट मिल जानी चाहिए। लेकिन आप अगर आपकी टोटल इनकम के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, सेक्शन 112A वाला कौन सा होता है? ये होता है हमारा लिस्टेड शेयर्स वाला। लिस्टेड शेयर्स वाला जो होता है हमारा 112A वाला, जिसमें क्या होता था 12.5% का हमारा टैक्स होता था इन एक्सेस ऑफ 1,25,000। ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन के ये वाली इनकम अगर आपकी टोटल इनकम के अंदर है, फिर चाहे आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम भी हो, तो आपको क्या है, इस वाली इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। यहां पर आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी। मतलब कि आपको 5 लाख तक की बाकी सभी इनकम पे रिबेट मिल जाएगी, इसके ऊपर नहीं मिलेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाले के ऊपर आपको रिबेट नहीं मिलेगी। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल मिल जाएगी, 111A वाली, 111A वाली मिल जाएगी, द आंसर इज बिल्कुल मिल जाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 पे मिल जाएगी, द आंसर इज बिल्कुल मिल जाएगी, उस पर मिल जाएगी। सिर्फ 112A पे नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हमारा आता है मार्जिनल रिलीफ का कोई कंसेप्ट यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब कि सर अगर आपकी जो टोटल इनकम है, मान लो आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, 5 लाख तक आपकी टोटल इनकम है, तो वहां पर तो आपको कोई टैक्स नहीं लग रहा, वहां पे आपको रिबेट मिल रहा है। लेकिन अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से बढ़कर सिर्फ 5,01,000 भी हो जाए ना, तो भी आपको पूरी की पूरी इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। कितना बनेगा आपका? ये बन जाएगा आपका 12,500 प्लस आपको बन जाएगा 200, ये आ जाएगा आपको 12,700। सिर्फ 1,000 रुपए की आपकी इनकम एक्स्ट्रा हो जाएगी 5 लाख से ऊपर, और आपको 12,700 का टैक्स देना पड़ेगा। यहां पर आपको कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता, राइट? अब देखते हैं कि सर 115BAC के अंदर कैसे होता है। तो देखो 115BAC में किस तरह से हमने रिबेट को कैलकुलेट करना है। इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि अगर आपने 115BAC फॉलो करी है और आपकी जो टोटल इनकम है वो अप टू 7 लाख रुपीज है, अप टू 7 लाख रुपीज है, तो एक काम करो, जितना आपका टैक्स बनता है और ₹25,000 दोनों में से विच एवर इज लोअर, उतने की आप रिबेट ले लो, उतने की आप रिबेट ले लो। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। पहले देखते हैं कि नीचे पॉइंट्स क्या लिखे हैं। पहला पॉइंट तो बिल्कुल सेम है, रिबेट शैल बी गिवन बिफोर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अगेन ये वाला पॉइंट एकदम फालतू, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है अबव रिबेट इज अवेलेबल अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ इनकम एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 112A वाला एग्जैक्टली सेम जो हमने ऊपर देखा था, यहां पर भी ये चीज है कि 112A वाला अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई और इनकम होती है, हर टाइप की इनकम, उसके अलावा हर टाइप की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और लेकिन यहाँ पर चेंज क्या है? चेंज ये है कि यहाँ पर सर हमें मार्जिनल रिलीफ मिल जाता है, मार्जिनल रिलीफ मिल जाता है। इसका मतलब सर जैसे हमने सरचार्ज के केस में देखा था मार्जिनल रिलीफ, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट हमारा लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपकी क्या इनकम है, आपकी इनकम अगर अप टू 7 लाख है ना, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर चली जाती है और उस एक्स्ट्रा इनकम की वजह से आपकी जो पूरी 7 लाख तक की इनकम थी एज वेल एज उसके एक्स्ट्रा वाली इनकम, पूरे के ऊपर आपका स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपको एक मार्जिनल रिलीफ लेना है। आओ देखते हैं कैसे, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ये नीचे एक एग्जाम्पल दे रखे, आओ देखते हैं, सो पढ़ते हैं। सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए, इसकी एज है 35 ईयर्स, ये है रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट मतलब इसको रिबेट मिल जाएगा। इसकी जो टोटल इनकम है वो है 7,15,000। 7 लाख से हल्की सी ज्यादा इसकी टोटल इनकम है, ठीक है। हमने क्या करना है, इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115BAC वाली, न्यू वाली। देखो कैसे निकालनी है। सबसे पहले काम करो, 7,15,000 पर आपका कितना टैक्स बनता है पहले वो देखो। 7,15,000 पर देखो कितना बनता है। पहले 3 लाख पर कितना बनता है, 0। उसके बाद नेक्स्ट 4 लाख पे आपका लगेगा 5% के रेट से आपका आगे 20,000। उसके बाद नेक्स्ट 15,000 पे आपका आगे 10% के रेट से 1,500। टोटल आपके बन गए 21,500 का आपका टोटल टैक्स बन गया आपके 7,15,000 की इनकम पे, राइट। अब एक बात बताओ, अगर उसकी इनकम 7 लाख तक होती, उसकी इनकम सिर्फ 7 लाख तक होती, तो उसके ऊपर हमारा कोई भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन उसकी इनकम जो है वो 15,000 से बढ़ गई, और साथ में उस 15,000 की इनकम बढ़ने की वजह से आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी थी वो 21,000 से बढ़ गई। तो मुझे एक बात बताओ,
यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? द आंसर इज बिल्कुल मिलेगा। उसने क्या करना है, जो उसका टैक्स बनता था 7 लाख पे, कुछ भी नहीं बनता था, पहले वो ले ले, और उसके ऊपर 7 लाख के ऊपर की जितनी भी इनकम बनती थी सारी की सारी हमारी गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ टैक्स पे कर दे। तो उससे टैक्स कितना पे करना है? उससे टैक्स पे करना है 15,000 का, 7 लाख से ऊपर वाली जितनी भी अमाउंट है सारी की सारी। एंड उसको रिलीफ कितना मिलेगा? बिफोर मार्जिनल रिलीफ हमारा टैक्स बनता था इतना। आप देखो, बिफोर मार्जिनल रिलीफ हमारा टैक्स बनता था इतना, आफ्टर बनता था इतना, दोनों का जो डिफरेंस होगा 6500 का, इतना हमारा आ जाएगा मार्जिनल रिलीफ। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में। आओ देखते क्या लिखा है। इफ टोटल इनकम इज मोर देन 7 लाख, टोटल इनकम इज मोर देन 7 लाख, मेकिंग द असेसरी इन एलिजिबल फॉर रिबेट। टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा होगी, अब वो रिबेट लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, जो टैक्स होता है ना, टैक्स अमाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द इनकम ओवर एंड अबव 7 लाख। 7 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी इनकम थी जिसकी वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही थी, टैक्स आपका उसी इनकम के जितना रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, उससे ज्यादा आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जो भी डिफरेंस आएगा आपका स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो आपका टैक्स बनता था वो, माइनस आपने जो एक्चुअल में टैक्स पे किया है वो, उस डिफरेंस को बोलेंगे मार्जिनल रिलीफ। आई होप आपको ये वाला लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ये जो नोट्स हमने यूज करे सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको एक लिंक दिखेगा, जाइए उस पर क्लिक करिए, साइन अप कीजिए, एंड आपको रिसोर्सेज बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।